हेलो गाइस, वेलकम टू आईएएस नाउ। इस वीडियो में हम 2014 सिविल सर्विसेज एग्जाम के पेपर 2 यानी कि सीसैट के क्वेश्चन नंबर 1 से क्वेश्चन नंबर 40 तक का एनालिसिस करेंगे। तो आइए शुरू करते हैं क्वेश्चन नंबर 1 से। पहले क्वेश्चन में दिया हुआ है कि द ऑथर सेंटर फोकस इज ऑन। जो लेखक है उसका केंद्र बिंदु क्या है इस पूरे पैसेज को लिखने का, वो मेन किस पे फोकस किया है। तो यदि हम इस पैसेज को पूरा पढ़ें, पैराग्राफ को, तो हम पाएंगे कि इंक्लूसिव ग्रोथ बार बार फोकस किया गया है। जैसे कि यहाँ पे दिया गया है डेवलप इवन फास्टर एंड ऑल्सो टू स्प्रेड द बेनिफिट्स ऑफ दिस ग्रोथ मोर वाइडली मीन्स हर लेवल पे, मतलब ऑलमोस्ट हर लेवल पे। यहाँ पे भी यदि हम देखें कि आइडिया ऑफ इंक्लूसिव ग्रोथ हैज बिन प्रमोटेड। यहाँ पे भी बोला है कि नेशन इंटरेस्टेड इन इंक्लूसिव ग्रोथ वी यूज द सेम ग्रोथ डिफरेंटली। फिर अगेन यहाँ पे भी बोला है कि शेयर्ड वाइडली। यहाँ पे यदि देखें तो इंक्लूसिव ग्रोथ अगेन। यहाँ पे इट ऑल्सो इंश्योर्स दैट दोज हु आर आउटसाइड ऑफ द बॉटम क्विंटाइल डू नॉट गेट इग्नोर्ड। तो यानी कि अलग अलग जगह पे भी ये हाई ग्रोथ तो दिया हुआ है, लेकिन साथ में ये भी दिया है कि वीकेस्ट सेगमेंट को भी इस ग्रोथ का लाभ मिले। यानी कि इसे ये क्या दर्शाता है, तो वो इंक्लूसिव ग्रोथ हो जाएगा। राइट, तो यही आंसर होगा हमारा। अपलोडिंग इंडियाज इकोनॉमिक ग्रोथ एंड ओनली अगेंस्ट इट्स ओन परफॉर्मेंस एंड अगेंस्ट अदर नेशंस, ये तो कहीं नहीं दिया हुआ है। फिर एम्फेसाइजिंग द नीड फॉर इकोनॉमिक ग्रोथ विच इज द सोल डिटर्मिनेंट, नो नो। यहाँ पे जैसे दिया है कि ग्रोथ इज नेसेसरी बट इट इज नॉट सफिशियंट, वैसे ही growth must not be treated as an end in itself but as an instrument for spreading prosperity to all। तो सिर्फ इकोनॉमिक ग्रोथ से कुछ काम नहीं होगा, सोशल ग्रोथ भी चाहिए। हमें अलग अलग लोग सेगमेंट के लोगों तक भी उसकी बेनिफिट्स को पहुंचाना है। तो इसके लिए हमारा आंसर सी हो जाएगा। फिर सेकंड क्वेश्चन पे जाते हैं। द ऑथर सपोर्ट्स पॉलिसीज विच विल हेल्प। जो लेखक है उन वो कैसी नीतियों का समर्थन करेगा कि डेवलप इकोनॉमिक ग्रोथ। यस, ये वन ऑफ द कंपोनेंट है। जैसे कि हम पैसेज को पढ़ेंगे तो ग्रेटर डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इनकम सी रिस्पेक्टिव ऑफ द रेट ऑफ ग्रोथ, नहीं नहीं, दोनों पे फोकस है। राइट, ग्रोथ पे भी फोकस है और डिस्ट्रीब्यूशन पे भी फोकस है, तो ये भी नहीं होगा। फिर पुट एन एम्फोसिस ऑन डेवलपमेंट ऑफ द पुअरेस्ट सेगमेंट्स ऑफ सोसाइटी। सिर्फ पुअरेस्ट सेगमेंट्स ऑफ सोसाइटी पे ही फोकस नहीं किया गया है, ग्रोथ पे भी फोकस किया गया है। राइट, इसमें जैसे लास्ट वाला यदि हम देखें तो इंडिया मस्ट स्ट्राइव टू अचीव हाई ग्रोथ एंड दैट वी मस्ट वर्क टू इंश्योर दैट वीकेस्ट सेगमेंट्स बेनिफिट फ्रॉम द ग्रोथ। यानी कि दोनों ही, ग्रोथ एज वेल एज डिस्ट्रीब्यूशन टू द पुअरेस्ट सेगमेंट ऑफ सोसाइटी, डेवलपमेंट का पार्ट। तो इसके लिए तो ये सिर्फ पुअर सेगमेंट के लिए नहीं, ग्रोथ भी होना चाहिए। तो इसके लिए हमारा आंसर गलत होगा। फिर डेवलप इकोनॉमिक ग्रोथ एंड रीडिस्ट्रीब्यूट इकोनॉमिक गेन्स टू दोज हु आर गेटिंग लेफ्ट बिहाइंड। अगेन यदि देखें यहाँ पे, ग्रोथ मस्ट नॉट बी ट्रीटेड एज एन एंड इन इटसेल्फ बट एज एन इंस्ट्रूमेंट फॉर स्प्रेडिंग प्रॉस्पेरिटी टू ऑल। फिर यहाँ पे भी देखें कि more and more people join in the growth process, distribute some of the gains to those who are unable to partake in the market process and hence they get left behind। मतलब जो इस मार्केट का हिस्सा नहीं बन पाते मार्केट प्रोसेस का, और जिसके हिसाब से जिसके वजह से वो पीछे रह जाते हैं, उनको भी थोड़ा, मतलब जो प्रॉफिट है उसका भी हम थोड़ा, मतलब हिस्सा उन्हें साझेदार बनाए अपना, और उन्हें थोड़ा हिस्सा दें। फिर चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। इसलिए यहाँ पे तो आंसर हमारा सी हो जाएगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। अकॉर्डिंग टू द ऑथर इंडियाज इकोनॉमी हैज ग्रोन बट देयर इज नो रूम फॉर कॉम्प्लेक्सेंसी ऑफ। तो लेखक के अनुसार कि भारत की अर्थव्यवस्था तो विकसित हुई है, लेकिन यहाँ किस चीज में असंतोष की कोई गुंजाइश नहीं है। मतलब किस, जो कौन सा चीज है इसमें जो कि पूरा सही है, मतलब। तो ग्रोथ इरेडिकेट्स पॉवर्टी एंड ग्रोथ हैज रिजल्टेड इन प्रॉस्पेरिटी टू ऑल। अब यहाँ पे यदि देखें कि ग्रोथ इरेडिकेट्स पॉवर्टी, ठीक है, यदि हम इस लाइंस को पढ़ें कि ग्रोथ इज नेसेसरी फॉर इरेडिकेटिंग पॉवर्टी बट इट इज नॉट अ सफिशिएंट कंडीशन। तो मतलब जरूरी तो है, लेकिन पूर्णतः, मतलब यही एक कंडीशन नहीं है कि ग्रोथ होगा तो पॉवर्टी हट जाएगी। तो ये तो आंसर हमारा गलत होगा, फर्स्ट वाला गलत हो जाएगा इसके लिए। ठीक है। फिर ग्रोथ हैज रिजल्टेड इन प्रॉस्पेरिटी ऑफ ऑल। अब ग्रोथ यदि सबकी प्रॉस्पेरिटी को इंश्योर करा था, तो हम यहाँ पे क्यों बात कर रहे होते कि डिस्ट्रीब्यूट करना है कुछ गेन्स को लोगों को जो मार्केट में पीछे छूट गए हैं, है ना। या फिर दोज हु आर आउटसाइड ऑफ द बॉटम क्वांटाइल डू नॉट गेट इग्नोर्ड, जो एकदम नीचे भी हैं वो भी इग्नोर ना हो पाए।
ठीक है। मस्ट इंश्योर दैट द वीकेस्ट सेगमेंट्स ऑफ बेनिफिट फ्रॉम ग्रोथ, ठीक है। स्प्रेडिंग प्रॉस्पेरिटी टू ऑल, तो ये सारी जो चीजें हैं तो वो दिखाते हैं कि नहीं नहीं मतलब ग्रोथ सबकी प्रॉस्पेरिटी का कारण नहीं बना है, ना ही बन रहा है। ग्रोथ मीन्स ओनली ग्रोथ, राइट। तो हमें मतलब यहाँ पे फोकस है कि उसको इंक्लूसिव बनाना है, वो है नहीं ऑलरेडी। ठीक है, तो ये भी हमारा आंसर गलत हो गया, मतलब 2 गलत हो गया। तो बोथ 1 एंड 2 आर इनकरेक्ट, सो डी विल बी द राइट आंसर। ठीक है, अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। पैसेज 2 दिया हुआ है, तो अगेन पैसेज को हम पूरा पढ़ लेंगे और उसके बाद हम क्वेश्चन पे आ जाएंगे। तो यहाँ पे जैसे दिया हुआ है कि पैसेज के अनुसार इसमें से कौन सी मतलब ऑयल कंपनी जब ज़्यादा प्रॉफिट बनाना चाहे तो हर 15 दिन या फिर 30 दिन पे कैसे ट्रांसपेरेंट फॉर्मूले को विकसित किया जाए तो उससे उसका क्या भला होगा, मतलब उससे उसको क्या मिलने वाला है, राइट। तो यदि वो वापस प्रवेश करती हैं मार्केट में, ठीक है, तो इस ट्रांसपेरेंटी फॉर्मूले के तहत उन्हें मतलब उसमें वो क्यों मतलब प्रवेश करना चाहेंगे, ठीक है, उनका फायदा क्या होगा। अगेन प्रोमोटिंग इट्स सेल्स, राइट, अंडरटेकिंग इनोवेशन, कटिंग कॉस्ट, सेलिंग इट्स इक्विटी इन शेयर्स एट हायर प्राइसेस। तो यदि हम देखें कि ट्रांसपेरेंट फॉर्मूला दिया हुआ है, यदि हम इस पैसेज को पूरा पढ़ें तो यहाँ पे पाएंगे कि कैन इनोवेट एंड कट कॉस्ट, राइट। तो अंडरटेकिंग इनोवेशन एंड कटिंग कॉस्ट, तो ये सही जवाब हो जाएगा। प्रोमोटिंग इट सेल्स, नहीं नहीं, यहाँ पे कोई कहीं भी मतलब पैसेज को पढ़ लें तो यहाँ पे तो नहीं दिया हुआ है कि प्रमोट करेगा इसके सेल्स को। फिर सेलिंग इट्स इक्विटी शेयर्स एट, कहाँ पे बात हुई है शेयर्स की, यहाँ पे तो देयर हैज बीन नो मेंशन ऑफ शेयर्स एंड ऑल, राइट। सो मूविंग ऑन टू नेक्स्ट क्वेश्चन, फिफ्थ वाला। अकॉर्डिंग टू द पैसेज प्राइवेट ऑयल कंपनीज री एंटर द ऑयल मार्केटिंग इफ, तो वो वापस जब मतलब वो कंडीशन क्या होगा जिससे वो ऑयल प्रोड्यूसिंग मार्केट में वापस आएंगी। ऊपर तो दिया था कि उनका मतलब फायदा कैसे होगा, ट्रांसपेरेंसी फार्मूला लगा दिया, तो उनका फायदा कैसे होगा। यहाँ पे पूछा है कि वो यदि वापस ऑयल प्रोड्यूसिंग मार्केट में घुसेंगे, मतलब एंटर करेंगे, तो वो उसकी कंडीशन क्या होगी, वो क्यों एंटर करना चाहेगी, राइट। तो यहाँ पे यदि हम यहाँ पे पढ़ें तो नीड्स टू बी डन एज फर्स्ट स्टेप, यहाँ पे तो ट्रांसपेरेंसी को तो फर्स्ट स्टेप ही बोल दिया है, तो ट्रांसपेरेंट फॉर्मूला तो रहेगा, राइट। ट्रांसपेरेंट रूल बेस्ड पेट्रोल प्राइसिंग विल एग्जिस्ट। फिर सेकंड, देयर इज नो गवर्नमेंट इंटरफेरेंस इन द ऑयल प्रोड्यूसिंग मार्केट। अगेन यहाँ पे यदि हम देखें कि नो इंटरफेरेंस बाय द गवर्नमेंट, वंस द रूल इज अनाउंस्ड देयर शुड बी नो इंटरफेरेंस बाय द गवर्नमेंट, तो ये भी सही हो जाएगा। सब्सिडीज आर गिवन बाय द गवर्नमेंट, सो सब्सिडीज दी जाएंगी। यहाँ पे पूरे पैसेज में सब्सिडीज का कोई जिक्र नहीं है, देयर हैज बीन नो मेंशन ऑफ सब्सिडी एनीवेयर हियर, सो ये गलत हो जाएगा। फिर रेगुलेशंस ऑफ एंटी ट्रस्ट आर रिमूव्ड। अब लास्ट वाली लाइन यदि हम लोग पढ़े, मतलब लास्ट में हम पढ़ के आते हैं यूजुअली, तो यहाँ पे देखेंगे कि सब्जेक्ट टू ऑफ कोर्स द यूजुअल रेगुलेशंस ऑफ एंटी ट्रस्ट एंड ऑल, तो मतलब कि जो एंटी ट्रस्ट के लॉज हैं, रेगुलेशंस हैं, उनको तो मानना पड़ेगा, उसके सब्जेक्ट में होके ही उसको फॉलो करते हुए भी ही ये एंटर कर पाएंगे, तो यानी कि ये भी गलत हो गया। तो 1 and 2 इज द आंसर, तो वे मार्क इट 1 and 2 ए। मूविंग ऑन टू नेक्स्ट क्वेश्चन। छठा क्वेश्चन दिया है कि 5 लोग हैं जो कि 6, 7, 8, 9 और 12 सेकंड पे मतलब रिस्पेक्टिवली ये बुलेट्स फायर कर रहे हैं। मतलब सपोज एक टारगेट है एंड उस पे वो बुलेट फायर कर रहे हैं 6, 7, 8, 9 और 12 सेकंड पे। तो दिया हुआ है कि मतलब 1 घंटे में वो कितनी बार एक ही मतलब जगह पे वो बुलेट पे फायर कर पाएंगे, राइट। सो यदि हम यहाँ पे जैसे दिया है कि इंटरवल, राइट, एट द सेम टाइम, टारगेट इन एन आवर, तो यहाँ पे मतलब रेपिटेशन हो रहा है एक तरीके से यदि देखें तो इसके लिए हम इसका एलसीएम निकालेंगे, राइट। तो जैसे कि मतलब जो 6 सेकंड पे जो बंदा फायर कर रहा है बंदी, वो पहला बुलेट यदि 6 पे फायर किया तो दूसरा 12 पे, फिर 18 पे, फिर 24 पे, इस तरीके से फायर करती जाएगी। फिर 7 सेकेंड्स पे जो कर रहा है वो 7 के मल्टीपल में 7, 14, 21 एंड 28 एक्सेट्रा। 8 वाला जो कर रहा है वो 8, 16, मतलब ऐसे ही मतलब, ठीक है। तो क्या करेंगे कि फिर इसका हम एलसीएम निकालेंगे, लोवेस्ट कॉमन मल्टीपल। तो यदि हम इसका एलसीएम निकालें 6, 7, 8, 9, 12, 2 को ये डिवाइड करें, फिर 2 से बचा है यहाँ पे 4 से डिवाइड कर सकते हैं, 2 को 6 को, तो यहाँ पे वापस करेंगे 4, 2 को यदि वापस डिवाइड कर सकते हैं तो यहाँ पे 2, 3, 1, है ना। तो ऐसे करके डिवाइड करते जाएंगे तब तक जब तक ये टोटल 1, 1, 1, 1 ना आ जाए। तो इसका क्या होगा कि एलसीएम क्या होता है, ये वाला होता है, ठीक है।
ये वाला जो होता है कि 2 × 2 × 2 × 3 × 3 × 7, तो 2 × 2 × 2 × 3 × 7, तो यानी कि 24। यदि हम इसको करें 2 × 2 4 × 2 8 × 3 24, और फिर 3 × 7 21, तो 24 × 20 कर लें, तो वो 480 हो जाएगा। ठीक है, तो लाइक 24 × 20 कर लें तो 480 +21, नहीं मतलब 24 × 21 जो कि 504 हो जाएगा, राइट। ठीक है, 24 × 2 = 20 = 480 + 24, तो 504। तो जैसे कि हमें पता है कि 1 आवर में 60 मिनट्स होते हैं एंड 1 मिनट में 60 सेकेंड्स होते हैं, तो 1 घंटे में कितने सेकेंड्स होंगे, तो उसको हम 60 इंटू ये वाला 60 इंटू ये वाला 60 से मल्टीप्लाई कर देंगे, तो हमें 3600 सेकेंड्स आएगा। अब कितने नंबर कितने बार ये फायर करेंगे, तो 3600 को जो हमने एलसीएम फाइंड करा है उससे डिवाइड कर देंगे, तो विच विल बी अप्रोक्सीमेटली 7.1, 7 पॉइंट कुछ आएगा, 15 समथिंग। तो ये मैंने मतलब मैनुअली हम फाइंड कर सकते हैं, राइट। 36,100 को 504 से डिवाइड करेंगे, तो ये 7 बार मतलब बुलेट फायर होंगी, ठीक है। अब यूपीएससी ने इसका आंसर तो दोनों दे दिया है, बी एंड सी दोनों। तो यहाँ पे प्रश्न आ जाता है रीजनिंग एंड सबका, मतलब रीजनिंग का भी और क्वांट का भी। तो रीजनिंग के थ्रू, मतलब ये तो मैथ्स के थ्रू हो गया, राइट। और रीजनिंग बताएगा कि यदि पहला बुलेट फायर हुआ है कि फर्स्ट सेकंड पे, तो दूसरा 504 और उसके मल्टीपल पे होगा, यानी कि पहला जो बुलेट होगा वो फायर 1 पे, फिर 504 पे, है ना, फिर 1008 पे, ऐसे मतलब फायर होता जाएगा 3600 जब तक ना आ जाए या उससे कम। तो ये यदि हम इसको काउंट करें, 1, फिर 2, फिर ये 3 4 5 6 7 8, इसके लिए ये टोटल नंबर 8 नंबर ऑफ टाइम्स। तो इसके लिए यूपीएससी ने भी आंसर जो दिया है वो 8 दिया है, तो दोनों ही आंसर इसके करेक्ट हो गए एज पर यूपीएससी आंसर की ऑफ 2014। ठीक है, अब मूव ऑन करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। अब जैसे ये वाला जो क्वेश्चन है ना, वो थोड़ा सा मतलब इजी भी है, सिंपल यदि किया जाए तो। कि यहाँ पे दिया हुआ है कि दे आर 630 पीपल, 630 चिल्ड्रन, उनको एक फोटो सेशन के लिए ग्रुप में बिठाया जाना है, रोज में। ठीक है, कॉलम्स में नहीं, रोज में बिठाया जाना है। और ऐसा बिठाया जाना है कि जो पहले वाले रो में बंदे रहे उनसे 3 कम हो पिछले वाले में। ठीक है, उसके पीछे उससे भी 3 कम हो। ठीक है, तो यानी कि यदि यहाँ पे सपोज 9 बंदे बैठे हैं, तो यहाँ पे 6 होने चाहिए, यहाँ पे 3 होने चाहिए। अब तुम बोलोगे यहाँ पे 0 होने चाहिए, नहीं मतलब 630 नंबर भी तो है ना। तो एक हम एक्स ले रहे हैं पॉसिबिलिटी को उसका। ठीक है, तो जैसे ये यहाँ पे हमने सपोज 25 लोगों को बिठाया, तो यहाँ पे 22 को बिठाएंगे, फिर यहाँ पे 19 को बिठाएंगे, फिर यहाँ पे 16 को बिठाएंगे, ऐसे करके ये नीचे जाए चलता जाएगा ऐसे। ठीक है, तो मान लेते हैं कि वो नंबर जो रहेगा वो एक्स रहेगा। ठीक है, तो ये बोला हुआ है एक्स -3, जैसे बताया ना, 25 - 3, फिर 22 - 3, तो ऐसे करते जाएगा। ठीक है, तो हम एलिमिनेट करते हैं चीज़ों को। तो अब 3 रोज बोला है, राइट, यहाँ पे 3 रोज बोला है, तो बोलेंगे अच्छा ठीक है, एक्स -3 एंड x-6। तो यदि हम इसको विच शुड बी इक्वल टू 630, राइट। तो इसको यदि हम सिंप्लीफाई करें तो पाएंगे 3x -9 -3 - 6 -9 विच इज इक्वल टू 630। तो 3x इक्वल टू 639, जो इस साइड आएगा तो ऐड हो जाएगा। तो यदि हम इसको 639 को 3 से डिवाइड करें तो 213 आता है। तो ये तो परफेक्ट नंबर हो गया, राइट। तो यहाँ पे मतलब कर सकते हैं कि 213 पीपल, फिर 213 -3, तो 210, फिर 210 - 3, तो 207। तो ऐसे अरेंजमेंट हो सकता है 630 लोगों का। ठीक है, फिर यहाँ पे 4 रोज, राइट, दूसरा वाला ऑप्शन है 4 रोज की। तो 4 रोज में कैसे होगा, राइट, x -3, फिर x-6, x-9, मतलब यहाँ पे x-3, यहाँ पे। ठीक है, अब यहाँ पे x-3 में से 3 जाएगा ना, तो इसके लिए x-6। अब यहाँ पे x-6 में से x-3 जाएगा, राइट, तो यहाँ पे x-9। तो यदि हम इसको ऐड करें, सिंप्लीफाई करें, तो पाएंगे ये 1x 2x 3x 4x, तो 4x आ गया। 3 - 3 - 6 - 9, तो -18, तो विच विल बी इक्वल टू 630। तो यदि हम इसको इस साइड ले जाए तो 630 + 18, तो 648। तो यदि हम इसको 648 को 4 से डिवाइड कर दें, ठीक है, तो 162, ये भी परफेक्ट नंबर आ रहा है। तो यानी कि इसको भी कर सकते हैं 162, फिर 159, है ना, और 159 - 3 विच इज इक्वल टू 156। तो ऐसे भी बिठा सकते हैं अरेंजमेंट में। ठीक है,
अब फिफ्थ रो x+x-3 प्लस x-6, मतलब ऐसे ही करते जाएंगे। तो इसको सिंप्लीफाई करेंगे 5 बार जैसे है, तो 5x मान लेंगे, ठीक है। अब यहाँ पे -3 -6 -9 -12 को करेंगे तो -18, है ना। तो -30 हो जाएगा पूरा, -3 -6 -9 -9 -18 -12 इक्वल टू 30। तो ये इस साइड लेके जाएंगे तो 630 प्लस 30 660, ये भी डिविजिबल है। तो यहाँ पे तो मतलब हम मान भी सकते हैं कि चलो तीन तो डिविजिबल नहीं आया, तो चौथा तो तीन तो डिविजिबल आ गया, तो चौथा तो पक्का नहीं होगा। तो यहाँ पे भी आप मार्क कर सकते हो कि 6 इज द करेक्ट आंसर। पर मोस्टली लोग क्या करते हैं कि पीछे से जाते हैं, वो डी पहले ऑप्शन चेक करेंगे, ये फिर बी करेंगे, फिर सी करेंगे, फिर ए करेंगे लास्ट में। कभी कभी ए भी करते हैं, है ना। तो मतलब कर सकते हैं अपने हिसाब से। फिर 6 रोज को के लिए जब हम गिनेंगे तो x (x-3 x-6 x-9 x-12 x-15, है ना। x फिर x-3, अब इसमें से -3 करेंगे तो x-6 हो जाएगा, इसमें से -3 करेंगे तो x-9 होगा, इसमें से -3 करेंगे x-12 होगा, इसमें से -3 करेंगे तो x-15 होगा। अब इसको यदि हम कंबाइन करें तो 6x होगा, राइट। 6 रोज हैं तो 6x ऑब्वियसली होगा। फिर 3 6 9 12 15 को ऐड कर देंगे ना, निगेटिव में ही लेकिन ऐड तो करेंगे, तो वो आ जाएगा 45, राइट। हमने इधर तो 30 किया था ना, तो 30 में कौन सा एक्स्ट्रा जुड़ा है, 15, तो ऐड कर लो 15। तो यहाँ पे -45, तो इसको प्लस लेके जाएंगे तो 675 हो जाएगा। और इसको यदि हम 6 से डिवाइड करते हैं तो x इक्वल टू 112.5। अब रोज थोड़ी जो, अब बच्चे थोड़ी 112 में आते हैं, राइट। 112.5 में 112, आधा टुकड़ा एक बच्चे को इधर एक उधर नहीं कर सकते ना किसी पर्सन को। तो इट शुड बी एन होल नेचुरल नंबर, राइट। होल नंबर पूरा मतलब। तो इरेशनल और फ्रैक्शन में नहीं होगा यहाँ पे। तो ऑब्वियसली ये वाला तो कैंसिल हो जाएगा, राइट। तो इसके लिए ये वाला हमारा आंसर हो जाएगा, ठीक है। नॉट पूछा है, राइट। यस, नंबर इज पॉसिबल नहीं पूछा है। नंबर इज पॉसिबल पूछा होता तो 3 4 5 तीनों सही जवाब होते। तो इसके लिए 6 आंसर इज द करेक्ट आंसर, ठीक है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 8, देर आर 7 पर्सन अपॉन ए लेडर। यहाँ पे ऐसे सीढ़ी दी हुई है, तो 7 लोग हैं, मतलब ABCDEFG, ठीक है। वो उसी वही ऑर्डर नहीं दिया हुआ है, ये इसने बोला है कि ए जो है वो ई से ऊपर है ना। तो ए जो है वो ई से ऊपर है। यहाँ पे देखो फर्दर अप दिया है, ठीक है। फर्दर अप मतलब उसके जस्ट पीछे तो नहीं है, ठीक है। तो इसके लिए हमने इसे ब्लैंक छोड़ा। फिर यहाँ पे ये कहीं भी हो सकता है फर्दर अप में, ठीक है। तो यहाँ पे हमने मार्क कर दिया, बट इज लोअर देन सी, ठीक है। तो ए मतलब सी से तो ऊपर ही होगा, कहीं भी हो, ठीक है। तो फिर बी इज इन द मिडल, बी मिडल में है। अब 7 लोग हैं, तो 7 का मिडल क्या होगा, फोर्थ होगा, राइट। तो फोर्थ, तो यहाँ पे 1 2 3 4, तो यहाँ पे हमने मिडल में इसको कर दिया एंटर, ठीक है। फिर जी इज बिटवीन ए एंड बी। अब जी जो है वो ए एंड बी के बीच में है। अब बोलोगे कि ए नीचे क्यों नहीं है, ठीक है। उसके अलग आगे आप पूरा इसके लिए क्वेश्चन पढ़ना होता है। तो ए और जी के बीच में, ए और बी के बीच में जी है, ठीक है। हमने इसको एंटर कर दिया। फिर बोल रहे ई इज बिटवीन बी एंड एफ। ई जो है वो बी एंड एफ के बीच में, इसीलिए बोल रहा था कि ई जो है वो ए के नीचे है, राइट। एंड इमीडिएट नीचे नहीं बोला था यहाँ पे, जैसे देखो ये वाला, तो ये तो नहीं था ना यहाँ पे ई का, तो इसके लिए हमने नीचे लिया। तो यहाँ पे BEF, अब BEF यहाँ पे हो गया तो ऑब्वियसली ए तो नहीं होगा जी। तो इसलिए जी यहाँ पे करेक्ट है, ए यहाँ पे करेक्ट है, एंड एफ यहाँ पे करेक्ट है, ई यहाँ पे करेक्ट है, ऐसे, ठीक है। या फिर कुछ भी हो सकता है, राइट। यहाँ पे BEF, ठीक है। क्योंकि यहाँ पे ई जो है वो बी एंड एफ के बीच में है। अब यहाँ पे दिया है कि इफ एफ इज बिटवीन ई एंड डी, जो एफ है वो ई और डी के बीच में है, यानी कि ई और डी कहाँ होगा, यहाँ पे तो जी है ना। तो बीच में आने के लिए एक नंबर ही एक्स्ट्रा चाहिए ना, 2 नंबर। तो यहाँ पे हमें डी लिखना पड़ेगा, है ना। यहाँ पे देखो लिख दिया। अब इसको यदि हम कंबाइन करें तो ये 6C यहाँ पे आएगा, फिर ए यहाँ पे आएगा, फिर ये जी यहाँ पे आ जाएगा, है ना, तीसरे पे। फिर ये बी आ जाएगा, है ना। फिर ये बी आ जाएगा, फिर ये ई आ जाएगा, ये एफ आ जाएगा और ये डी आ जाएगा। पूछा क्या है अब, ये पूछा है कि सबसे नीचे जो सीढ़ी पे खड़ा बैठा होगा वो कौन होगा, खड़ा होगा। तो यानी कि यहाँ वाला पूछा है, यहाँ पे सबसे बॉटम में कौन है, तो डी है, राइट। तो डी इज द करेक्ट आंसर, हमारा आंसर डी होगा। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन, यहाँ पे पूछा है कि दिया हुआ है कि हाइट वाइज
कि सबसे पहले कौन आएगा, मिड में कौन आएगा, बीच में कौन आएगा। ठीक है, यहाँ पे जो है ए इज टॉलर देन बी, तो यानी कि ए तो बड़ा है बी से। ठीक है, हमने मान लिया। फिर सी इज टॉलर देन ए, तो ए से बड़ा है सी। ठीक है, अब यहाँ पे यदि हम ए के ऊपर ले जाएंगे ना यहाँ पे सी को, तो यहाँ पे सपोज सी लिख दिया, है ना। अब यहाँ दिया है डी इज टॉलर देन सी, तो डी सी से भी टॉलर है, यहाँ पे हमने सी लिख दिया, मतलब यहाँ पे तो है नहीं, तो यहाँ पे सी डी लिख दिया, मतलब सी के ऊपर। ठीक है, यहाँ पे ऐसे डी लिख दिया, तो ई इज टॉलेस्ट ऑफ ऑल। अब इसके ऊपर भी ई है, तो पांच लोग तो हो गए ना, तो 1 2 3 4 करेंगे, तो यहाँ पे ई तो टॉलेस्ट दे दिया पहले से। और यहाँ पे हमने देख लिया बी इज टॉलर देन ए इज टॉलर देन बी, तो ऊपर कर दिया। सी इज टॉलर देन ए, तो ए के ऊपर कर दिया। एंड डी इज टॉलर देन सी, तो सी के ऊपर कर दिया। एंड ये तो दिया हुआ है, तो इसको यदि हम इसको मिलाएं यहाँ पे, तो पाएंगे कि बी जो है वो सबसे नीचे है एंड ई जो है वो सबसे ऊपर है। अब पूछा क्या है, हु विल ऑक्युपाई द मिड पोजीशन। अब पांच लोग हैं, पांच का मिड क्या होता है, 3, राइट। सो अब नीचे से 1 2 3 लो या फिर ऊपर से 1 2 3 लो, आएगा तो मिडल ही, तो ये आएगा सी, विच विल बी द आंसर। ठीक है, अब नेक्स्ट क्वेश्चन, 10th वाला जो दिया हुआ है, तो उसमें दिया है कि 6 विलेजेस हैं ऐसा मान लो। ठीक है, ए बी सी डी ई एफ, तो यहाँ पे दिया है एफ इज 1 किलोमीटर टू द वेस्ट ऑफ डी। जो एफ है, ठीक है, वो डी के 1 किलोमीटर है। यहाँ पे देखो 1 नहीं लिखा है, तो यहाँ पे लिख सकते हैं चाहिए तो। ठीक है, पहले यदि पूछ देख लेते कि विच 3 विलेजेस आर लाइन, तो हम शायद ये 1 1 1 1 ना लिखते, क्योंकि मतलब भी नहीं है पूरा लिख के, है ना। तो फिर यहाँ पे बी इज 1 किलोमीटर टू द वेस्ट ऑफ डी, तो डी के वेस्ट में डी कौन सा है, हम मान लेते हैं ना, एक पेपर पे लेते हैं कभी, तो सॉल्व करते वक्त हम मान लेते हैं कि जो अप साइड होगा वो नॉर्थ होगा। ठीक है, जो लेफ्ट साइड होगा वो वेस्ट होगा, जो राइट साइड होगा वो ईस्ट होगा, एंड जो डाउन साइड होगा वो साउथ होगा, राइट। तो हम इसको मान लेते हैं अपनी अ, अच्छे के लिए, कि मतलब हमें इजी हो जाए, सिंपल पड़े हमें। ठीक है, एंड नाउ दिया हुआ है कि बी इज 1 किलोमीटर टू द ईस्ट ऑफ ई, तो बी जो है वो ई के ईस्ट में है, तो नीचे कहीं मान लेंगे, है ना। इसको कहीं में मान सकते हैं, जरूरी नहीं है पूरा डायग्राम बनेगा। पहले आप नीचे लिख सकते हो अकेले अकेले कि ई इज 1 किलोमीटर, बी इज 1 किलोमीटर ईस्ट ऑफ ई। ठीक है, तो यहाँ पे हमने कर लिया मार्क। फिर यहाँ पे दिया ए इज 2 किलोमीटर टू द नॉर्थ ऑफ ई। अब यहाँ पे ई है, तो नॉर्थ 2 किलोमीटर दिया है, तो यानी कि ऊपर होगा, तो यहाँ पे हमने नॉर्थ मार्क कर दिया 2 किलोमीटर। सी इज 1 किलोमीटर टू द ईस्ट ऑफ ई, हमने यहाँ पे ए मार्क कर ही दिया, तो फिर सी यहाँ पे है। ठीक है, मार्क करते हुए, तो फिर कर दिया हमने मार्क। फिर डी इज 1 किलोमीटर टू द साउथ ऑफ ए, अब डी है जो ए के साउथ में, ए के नीचे है यहाँ पे। ठीक है, तो ये तो मिड ही होगा ना, ये ई एंड ए के बीच में जो 2 किलोमीटर है, एंड ए साउथ में है, डी डी जो है वो ए के साउथ में 1 किलोमीटर, तो ये तो मिड पॉइंट हो गया, है ना। अब पूछा है कि विच 3 विलेजेस आर इन लाइन, क्या ये सी और ए तो दो ही विलेज है, राइट। फिर एफ और डी भी दो ही विलेज है ना। ई एंड बी भी दो ही विलेज हैं, बचा क्या है, फिर ये है, राइट। ए डी और ई, यही 3 विलेजेस लाइन से आ रहे हैं, हमें ए डी एंड ई फाइंड करना है। हमें बी में ऑप्शन मिल गया, तो करेक्ट है वो। मूविंग ऑन टू नेक्स्ट क्वेश्चन, यहाँ पे दिया है कि 4 चिल्ड्रंस हैं, 4 बच्चे हैं, वो रो में बैठे हैं। कॉलम बोलते तो हम ऐसे जाते हैं, रो बोले हैं तो हम ऐसे जाएंगे, राइट। तो 4 रोज में बैठे हैं बंदे, 4 बच्चे हैं रोज में बैठे हैं। ठीक है, तो रोज में बैठे तो चार मतलब ऐसे बनाना पड़ेगा ना अपने को, 1 2 3 एंड 4। ओके, तो यहाँ पे दिया है ए इज ऑक्युपाइंग द सीट नेक्स्ट टू बी, जो है वो बी के नीचे बैठा है। हम कहीं पे मान लेंगे, मानो हम यहीं पे मान लें कि ए जो है वो बी के नीचे बैठा है, बी के ऊपर बैठा है, राइट। आगे, बट नॉट नेक्स्ट टू सी। अब मान लिया तो यहाँ पे तो सी नहीं होगा, राइट, यहाँ पे सी नहीं होगा, तो सी कहाँ पे होगा, तो सी जो है वो डी के साथ में बैठा है, तो यहाँ पे तो अब चार ही है, दो ऑलरेडी है, यहाँ पे बोल रहे हो मैं बैठने नहीं दूंगा, तो यहाँ पे क्या ऑप्शन हो जाएगा, ऑप्शन डी हो जाएगा, राइट, क्योंकि सी यहाँ पे नहीं बैठा है ए के साथ, तो यहाँ पे सी हो जाएगा। अब पूछा है कि हम इसको इधर अरेंज कर दें टेबल में। अब पूछा है कि डी के साथ में कौन बैठा है, एडजेसेंट मतलब साथ में, साथ वाली सीट पे, पीछे आगे, है ना। तो यहाँ पे डी हमारा जो है डी के साथ ए ही बैठेगा, राइट। यहाँ पे ए के साथ सी नहीं बैठ सकता, तो डी बैठा है, तो ऑब्वियसली यहाँ पे ए इज द राइट आंसर, है ना। फिर नेक्स्ट पे चलेंगे, यहाँ पे दिया है कि एज्यूम करना है हमें, हमें मानना है, दिया नहीं है कुछ,
हमें मानना है कि द आवर एंड मिनट हैंड्स ऑफ ए क्लॉक मूव विदाउट जर्किंग, मतलब क्लॉक सही है, खराब नहीं है, घड़ी खराब नहीं है ना, हिलती डुलती अपने आप से नहीं है। तो ये दिया हुआ है स्टेटमेंट वन का मतलब। यहाँ पे दिया है कि क्लॉक शोज द टाइम बिटवीन 8 o'clock एंड 9 o'clock। 8 और 9 के बीच में ये समय दिखाती है। तो यानी कि सपोज ये घड़ी है, तो ये सिर्फ इसी बीच में समय दिखाएगी, है ना, 8 और 9 के बीच में। अब बोल रहे हैं टू हैंड्स ऑफ द क्लॉक आर ऑन वन अबव द अदर। अब दो जो घड़ी के हैं, आवर हैंड एंड मिनट हैंड्स, तो वो एक दूसरे के ऊपर है। ठीक है, तो ये पूछा है कि वो वापस से कब एक दूसरे के ऊपर आएंगे। ठीक है, ये इस क्वेश्चन का क्रक्स है। सो ये थियरी है, आप इसको नोट कर सकते हैं, स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, जो करना है कीजिए। आप इसको नोट कर लें तो अच्छा होगा, कि नहीं पता हो तो। आवर हैंड ट्रेवल्स ओनली 5 मिनट्स, तो कैसे पर, है ना। आवर हैंड 5 मिनट ही क्यों ट्रैवल करती है, तो पता है ना, 12 घंटे होते हैं पूरे, मतलब 24 घंटे होते हैं, पर क्लॉक तो हमारा 12 घंटे का ही होता है ना। मिनट हैंड 60 मिनट ट्रैवल करती है। अब यहाँ से 12 से स्टार्ट हुई, वापस 12 पे गई, तो 60 मिनट्स हुई, राइट। तो इसको यदि हम 12 से डिवाइड कर दें, क्योंकि 12 टाइम्स गई है, तो हम पाएंगे कि 60/12 इज इक्वल टू 5। तो इसके लिए आवर हैंड ट्रेवल्स ओनली 5 मिनट्स। तो ये जैसे कि हमें नॉर्मली एनालॉग वॉचेस यूज़ करते हैं, तो उसमें वैसे ही घड़ी दिखाती है। ये उसी का पूछा हुआ है वैसे। तो अब 60 मिनट्स ट्रैवल करती है 1 घंटे में, एंड आवर एंड ट्रैवल करती है 5 मिनट्स 1 घंटे में, है ना। तो रिलेटिव कवरेज क्या हो गया इसका, तो डिवाइड तो माइनस तो करना पड़ेगा ना, 60 - 55। ये आवर का कवरेज, मतलब मिनट का कवरेज माइनस आवर का कवरेज, तो 60 - 5 इज इक्वल टू 55। इसको लोग 5.5 भी कर देते हैं, 5 डिग्री 5 मिनट्स। वैसे होता नहीं है ना, 5 डिग्री 5 मिनट्स, वैसे मतलब लोग अपने सुविधा के लिए कर देते हैं, पर 5.5 लिखते हैं, 5 डिग्री 5 मिनट्स लिखते हैं। तो 55 मिनट्स अच्छा है, मतलब अपने लिए। 60 - 5 सिंप्लीफाई रखो इसको। हैंस दे वुड मीट अगेन, वो वापस कब मिलेंगे। ठीक है, तो हमें पता चलेगा यहाँ पे कि वो वापस कब मिलेंगे, तो 60/55 क्यों। ठीक है, तो 60 बिकॉज वो 1 घंटे बाद है, वो हमने यहाँ पे बोला ना कि 60 मिनट्स इन एन आवर। तो 60/55, तो रिलेटिव स्पीड को डिवाइड कर देंगे, तो दे वुड मीट आफ्टर 1.09 आवर्स। अब 1.09 आवर्स क्या होता है, 1.10 आवर्स भी कर दे तो हमें फाइनल तो पता करना पड़ेगा ना। तो जैसे हमें पता है 1 घंटा इक्वल 1 आवर इक्वल टू 60 मिनट्स, ठीक है। तो 1.09 आवर्स का मतलब क्या होगा, तो 60 से 1.09 को मल्टीप्लाई कर देंगे। अब मैनुअल काउंटिंग से आप करो, मैथ मल्टीप्लाई 60 × 1.09, ये आप उसको रिवर्स भी कर सकते हो, है ना। तो आएगा अबाउट 65.45 मिनट्स। तो 65 मिनट्स एंड अबाउट 25-30 सेकेंड्स कुछ आएगा, है ना। तो यहाँ पे पूछा है कि नियरेस्ट इंटीजर, तो नियरेस्ट क्या है, 65 25 का 30 का, है ना। 45 क्यों, बिकॉज हम 60 सेकेंड्स भी होते हैं 1 मिनट में, राइट, हमें ये भी देखना है। तो तो ये हो जाएगा 65 मिनट्स, है ना, क्योंकि ये 60 तो कहीं कब पास नहीं दिख रहा है, होगा 65 मिनट्स ही। 67 भी नहीं होगा, 66.45 होता, तो है ना। तो एक बोल सकते थे कि नहीं, 65.5 के नीचे जो आता है उसको 65 लेते हैं, एंड ऊपर जाते हैं उसको 66 लेते हैं, 70। ठीक है, तो ये हमारा आंसर हो जाएगा। तो मूविंग ऑन टू नेक्स्ट क्वेश्चन। तो मूविंग ऑन टू नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 13। यहाँ पे दिया है कि क्लाइमेट चेंज में भी फोर्स द शिफ्टिंग ऑफ लोकेशन ऑफ एग्जिस्टिंग क्रॉप्स टू, जो पहले क्रॉप्स बोए जा रहे थे, काटे जा रहे थे, उनको क्लाइमेट चेंज फोर्स कर देगा उन्हें कहीं और शिफ्ट करने के लिए। तो वो क्यों, एज पर द पैसेज। तो यदि हम पैसेज को पूरा पढ़ें तो पाएंगे कि यहाँ पे मेल्टिंग ऑफ ग्लासियर्स दिया हुआ है, तो नहीं नहीं, यहाँ पे तो मेल्टिंग ऑफ ग्लासियर्स का ही नहीं दिया हुआ है। ठीक है, तो मेल्टिंग ऑफ ग्लासियर्स को यदि हम पूरा पढ़ें तो नहीं पाएंगे कि मेल्टिंग ऑफ ग्लासियर्स तो नहीं दिया हुआ है कहीं पे। ठीक है, तो ये ऑप्शन हमारा गलत हो गया। तो 1 1 1 1 रिमूव कर दे तो भी हमें आंसर मिल रहा है बी, पर फिर भी। ठीक है, वाइडर अडॉप्टेबिलिटी ऑफ क्रॉप प्लांट्स, तो ये भी तो मतलब
टू ही जब वन ही रिमूव कर दिया तो फिर बाकी का फ़ायदा क्या है। पर फिर भी पुअर प्रोडक्टिविटी ऑफ क्रॉप्स, तो यहाँ पे यदि हम देखें कि कंटिन्यूड yields ऑफ इम्पोर्टेंट स्टेबल क्रॉप्स, मतलब जितने क्रॉप्स पहले हम बो रहे थे काट रहे थे उनकी प्रोडक्टिविटी को इन्हांस ना हो फिर भी चलेगा, पर उतनी आनी चाहिए। ठीक है, तो नेसेसरी हो जाता है शिफ्ट करने के लिए। और दूसरा क्यों, वाटर अवेलेबिलिटी एंड टेम्परेचर सूटेबिलिटी एट अदर लोकेशंस, यदि हम इसको पढ़ें कि लोकेशंस वेयर दिस क्रॉप्स आर ग्रोन रिस्पॉन्स टू टेम्परेचर चेंजेस एज वेल एज टू वाटर अवेलेबिलिटी। ठीक है, तो ये हमारा सही हो गया दूसरा तीसरा आंसर। तो ऑब्वियसली ये सही था, पहले भी बोला था। तो यहाँ पे अब अकॉर्डिंग टू द पैसेज एग्रीकल्चर रिसर्च को इंडिया में लाना क्यों जरूरी है। तो टू प्रेडिक्ट वेरिएशंस इन मानसून पैटर्न्स एंड टू मैनेज वाटर रिसोर्सेज। नहीं, यहाँ पे नहीं दिया हुआ है कि यहाँ पे जैसे दिया हुआ है कि प्रेडिक्टेड टू इंक्रीज ओवर द नेक्स्ट 30 years, तो इन लोगों ने हिमालय का प्रेडिक्ट किया हुआ है, ग्लेशियर्स मेल्ट का प्रेडिक्ट किया हुआ है, ना कि एग्रीकल्चर रिसर्च है ना, क्रॉप वगैरह का नहीं कुछ ऐसा है मानसून पैटर्न्स एंड ऑल। ये ऐसा कुछ नहीं दिया हुआ है यहाँ पे। टू मेक लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट डिसीजंस फॉर इकोनॉमिक ग्रोथ, कहाँ पे इकोनॉमिक ग्रोथ का मेंशन किया हुआ है। यहाँ पे जो बोला है वो लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट इन R&D दिया हुआ है, रिसर्च एंड डेवलपमेंट, है ना। तो लाइकली तो करने वाला है पर उसका कुछ दिया नहीं है। फिर टू प्रेडिक्ट ड्रॉट कंडीशंस एंड टू रिचार्ज एक्वाफायर्स, ना एक्वाफायर्स का यहाँ पे दिया है कुछ मेंशन है, ना ड्रॉट का। तो टू फैसिलिटेट वाइडर एडेप्टेबिलिटी ऑफ क्रॉप्स, अभी हम इसको पढ़े पैसेज वन पैराग्राफ वन में ही लास्ट लाइंस को। तो नीड टू प्रमोट एग्रीकल्चर रिसर्च एंड क्रिएट मैक्सिमम फ्लेक्सिबिलिटी इन द सिस्टम टू परमिट अडाप्टेशंस। तो यहाँ पे तो डायरेक्ट ही आंसर दिया हुआ है ना कि टू फैसिलिटेट वाइडर एडेप्टेबिलिटी ऑफ द क्रॉप्स, मैक्सिमम फ्लेक्सिबिलिटी, है ना। तो ये हमारा आंसर हो गया, करेक्ट हो गया। ठीक है, अब मूविंग ऑन टू नेक्स्ट पैसेज। ये भी पैसेज वाला क्वेश्चन है, आप पॉज करके एक बार पढ़ सकते हैं इसे। फिर क्वेश्चन पूछा है, हम डायरेक्ट क्वेश्चन पे जाएंगे। अकॉर्डिंग टू द पैसेज विच ऑफ द फॉलोइंग वुड हेल्प इन मिटिगेशन ऑफ ग्रीन हाउस गैसेस, तो इनमें से ग्रीन हाउस गैसेस को मतलब ख़त्म करने में, उनको निगेटिव में लाने में, उनसे बैलेंस आउट करने में कौन सा इसमें से पॉइंटर मैसेज मतलब हेल्प करेगा एज पर द पैसेज। और रेड्यूसिंग द कंजम्पशन ऑफ मीट, एक बार क्वेश्चन पढ़ लें फिर पैसेज पे जाके पढ़ना है। ठीक है, रैपिड इकोनॉमिक लिबरलाइजेशन, रिड्यूसिंग कंज्यूमरिज्म, मॉडर्न मैनेजमेंट प्रैक्टिस ऑफ लाइफ स्टॉक। यदि हम इसको पैसेज को पढ़ें तो यहाँ पे दिया है थ्रू कंजप्शन ऑफ मच लोअर क्वांटिटीज ऑफ एनिमल प्रोटीन। ठीक है, तो यही तो दिया है कि रिड्यूसिंग द कंजप्शन ऑफ मीट। ठीक है, तो ये वाला तो करेक्ट हो गया, है ना। फिर अब दिया है यहाँ पे कि their dietary reduction of emissions is entirely in the hands of human beings who have never questioned the impacts that their dietary habits of consuming more and more animal protein are bringing about। तो उनका लॉस हो रहा है, वो लॉस में जा रहे हैं जब वो ज़्यादा से ज़्यादा एनिमल प्रोटीन को कंज्यूम कर रहे हैं, तो इसको कंज्यूमरिज्म ही नाम दिया जाएगा ना। तो कंज्यूमरिज्म 1 और 3 आर करेक्ट। अब देखते हैं सेकंड पे, रैपिड इकोनॉमिक लिबरलाइजेशन। अब यहाँ पे यदि हम पूरे पैसेज को पढ़ लें, इकोनॉमिक लिबरलाइजेशन का कहीं मेंशन नहीं है। ठीक है, तो यदि दूसरा गलत हो गया तो ये भी गलत हो जाएगा, क्योंकि यहाँ दूसरा दिया है, ये भी गलत हो जाएगा एंड ये भी गलत हो जाएगा। अब बचा है मॉडर्न मैनेजमेंट प्रैक्टिसेस ऑफ लाइफ स्टॉक, तो नहीं, ऐसा कुछ नहीं है ना। तो अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे जाते हैं। वाई डू वी कंटिन्यू टू डिपेंड ऑन द फॉसिल फ्यूल्स हैविली, तो हमें हमारी निर्भरता फॉसिल फ्यूल्स पे क्यों है। ठीक है, इनएडुकेट टेक्नोलॉजिकल डेवलपमेंट, इनएडुकेट फंड्स ऑफ रिसोर्स फंड्स फॉर रिसर्च एंड डेवलपमेंट, इनएडुकेट अवेलेबिलिटी ऑफ अल्टरनेटिव सोर्स ऑफ एनर्जी। अब पैसेज को पढ़ें तो पाएंगे कि यहाँ पे दिया है कि टेक्नोलॉजिकल डेवलपमेंट हैज़ बीन स्लो एंड इनएडुकेट, है ना, तो हो गया ना टेक्नोलॉजिकल डेवलपमेंट, है ना। फिर यहाँ पे दिया है कि इनएडुकेट फंड्स फॉर रिसर्च एंड डेवलपमेंट। अब ये जो दिया है कि हैव नॉट promoted इन्वेस्टमेंट्स इन रिसर्च एंड डेवलपमेंट, है ना, तो ये भी नहीं है। एंड inadequate availability of alternate source of energies, तो ये दिया ना inability to availability to develop and create technological solutions for harnessing these resources, we have lagged, ये वाला जो है ना वो की पॉइंटर है यहाँ पे पता करने के लिए। तो ये हमारा तीनों ही सही जवाब हो जाएगा, 1 2 3, यानी कि 3 2 1 जैसे कर दिया, तो 1 and 2 and 3 आर करेक्ट आंसर। ठीक है,
फिर नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 17 पे। अकॉर्डिंग टू द पैसेज, हाउ डज द मिटिगेशन ऑफ ग्रीन हाउसेस गैसेस हेल्प्स अस? तो रिड्यूसिंग एक्सपेंडिचर ऑन पब्लिक हेल्थ को कम कर रहा है ना। रिड्यूसेस डिपेंडेंस ऑन लाइफ स्टॉक, तो इसको भी कम कर रहा है। रिड्यूसेस एनर्जी रिक्वायरमेंट्स, इसको भी कम कर रहा है, मतलब सबको कम ही कर रहा है। रिड्यूसेस रेट ऑफ ग्लोबल क्लाइमेट चेंज। अभी हम इसको पूरे पैसेज को पढ़ें तो हमें पता रहेगा कि ये दिया है कि produce and consume energy, a shift away from overwhelming dependence of fossil fuels is now long overdue, है ना। तो मतलब कि फजल फ्यूल्स वाला तो होगा, है ना। और ये दिया है पोस्टपोन्ड बाय फ्यू इयर्स, नॉट वेरी हाई प्राइस टू प्रोटेक्ट वर्स्ट रिस्क एसोसिएटेड विथ क्लाइमेट चेंज, यानी कि रिड्यूसिंग द रेट ऑफ क्लाइमेट चेंज भी रिड्यूसेस एनर्जी रिक्वायरमेंट्स, क्योंकि ये यहाँ पे दिया था कि, है ना, कि यहाँ पे अपन प्रोड्यूस एंड कंज्यूम एनर्जी शिफ्ट अवे फ्रॉम ओवरवेलमिंग डिपेंडेंस ऑन फ्यूल इज लॉन्ग ड्यू, तो ये इसका भी रिडक्शन होगा। अब बचा लाइव स्टॉक का, तो लाइव स्टॉक का तो यहाँ पे कुछ मेंशन है नहीं। लाइव स्टॉक के नाम पे बस यही दिया है कि एनुअल प्रोटीन एंड ऑल, है ना। तो फिर नेक्स्ट पे क्वेश्चन पे चलते हैं। यहाँ पे तो फिर बी आंसर हमारा करेक्ट हो जाएगा, है ना। फिर नेक्स्ट, विच व्हाट इज द एसेंशियल मैसेज ऑफ द पैसेज? पैसेज का जो मुख्य मैसेज है, मुख्य जो संदेश देना चाहता है लेखक या लेखिका, वो क्या है? मिटिगेशन वी कंटिन्यू टू डिपेंड ऑन फॉसिल फ्यूल्स हैवीली, वो तो बस एक पॉइंटर है ना, हम पैसेज पढ़ रहे हैं तो। वी मस्ट इन्वेस्ट इन रिसर्च एंड डेवलपमेंट, हाँ वो तो करना ही है, लेकिन वो भी एक फैक्टर ही है, एक पर्टिकुलर कंपोनेंट है। पीपल मस्ट चेंज देयर लाइफ स्टाइल, वो भी एक ही कंपोनेंट है। मतलब ये तीनों ही एक ही साइड के कॉइन के, है ना। तीन साइड्स है, मतलब एक कॉइन के तीन साइड्स नहीं होते, लेकिन तीन साइड्स है एक ही पर्टिकुलर कंपोनेंट के। मिटिगेशन ऑफ द ग्रीन हाउस गैसेज इज इम्पेरेटिव लॉन्ग ड्यू। अब पूरे पैसेज को पढ़ लें तो यहाँ पे बार बार दिया हुआ है कि मिटिगेट द एमिशंस ऑफ ग्रीन हाउस गैसेज, मिटिगेशन, ठीक है, लॉन्ग ओवर ड्यू, स्ट्रिंडेंट मिटिगेशन करना है बहुत, ठीक है। मिटिगेशन ऑफ ग्रीन हाउस गैसेस, मिटिगेशन ओवरऑल। अब इतनी बार रिपीट तो हुआ है, तो, है ना, तो यही इसेंशियल मैसेज हुआ ना, बार बार रिपीटिशन हो रहा है, उस पर ही फोकस किया जा रहा है, तो इसके लिए ये हमारा सही जवाब हो जाएगा। अब बोल रहे हैं देयर आर 50 स्टूडेंट्स एडमिटेड टू अ नर्सरी क्लास, ठीक है, एक क्लास है उसमें 50 लोग एडमिटेड हैं, ठीक है। तो इसमें दिया है कि कुछ बच्चे हैं वो इंग्लिश बोल सकते हैं, कुछ सिर्फ हिंदी बोल सकते हैं, कुछ सिर्फ इंग्लिश बोल सकते हैं, कुछ दोनों इंग्लिश हिंदी बोल सकते हैं। तो इसमें बोला है कि जो जितने इंग्लिश बोल सकते हैं वो 21 है, 21 है। तो कितने लोग हिंदी बोल सकते हैं, कितने लोग सिर्फ और सिर्फ हिंदी बोल सकते हैं, एंड कितने लोग सिर्फ इंग्लिश बोल सकते हैं। अब इसको हम डायग्राम बना सकते हैं, है ना, कि इंग्लिश सपोज टोटल 50 है, तो इंग्लिश तो वाला दिया है ना यहाँ पे 21, है ना, टोटल 21, ठीक है। तो यहाँ पे लिख लेंगे कितने लोग हिंदी बोलेंगे, तो 50 माइनस 21, राइट। 21 तो इंग्लिश बोलेंगे ना, किधर गया, हाँ, 21 इंग्लिश बोलेंगे, तो उसको माइनस कर देंगे क्योंकि दो ही सब्जेक्ट है। तो 50 माइनस 21, तो ये हो जाएगा 39, है ना। यहाँ पे सॉल्यूशन उल्टा हो गया, 50 माइनस 21 नहीं, 50 माइनस 21 प्लस 10, क्योंकि 10 10 लोग जो स्टूडेंट्स हैं वो इंग्लिश हिंदी भी तो बोलेंगे ना। तो 50 माइनस 21 यहाँ पे आप चेंज कर सकते हैं, 50 माइनस 21 प्लस 10, तो ये हो जाएगा 39। अब सिर्फ जो हिंदी वाले बोलने वाले हैं, तो मानो ये हिंदी इंग्लिश तो दोनों बोलते हैं, इनको ही निकाल देंगे, है ना। तो 39 माइनस 10 ये हो जाएगा 29। फिर सो नंबर ऑफ स्टूडेंट्स हु कैन स्पीक ओनली इंग्लिश। अब इंग्लिश तो 21 लोग बोलते हैं यहाँ पे दिया है ना, और इंग्लिश हिंदी दोनों 10 लोग बोलते हैं, तो उसको माइनस कर देंगे, तो हमें 11 आंसर आ जाएगा, है ना। तो ये हमारा हो जाएगा। अभी हम इसको ऐड भी कर दें, 21 प्लस 29, तो हो जाएगा 30 प्लस 50 50 प्लस 10 60। अब 60 तो नहीं होगा ना आंसर, 10 तो दोनों बोलते हैं, तो इसके लिए हमें इसको माइनस माइनस करना पड़ेगा। तो इसके लिए, तो ये जो रहेगा कि नंबर ऑफ स्टूडेंट्स हु कैन स्पीक इंग्लिश हिंदी, है ना, हु कैन स्पीक हिंदी, तो ये 50 माइनस 21 प्लस 10, है ना। तो ये हो जाएगा 39। फिर सो नंबर ऑफ स्टूडेंट्स हु कैन स्पीक ओनली हिंदी, तो 39 माइनस 10 कर लो, या फिर सिर्फ यहीं पे 50 माइनस 21 कर लो, है ना, तो 29 ही आंसर आएगा,
ठीक है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। यहाँ पे तो जैसे दे दिया ना कि फिर रिस्पेक्टिवली हो जाएगा 39, 29 एंड 11। तो 39, 29, 39 भी दिख रहा है तो हो गया, मतलब एक भी आंसर पा रहे हो आप तो बस हो गया, एक ही काफ़ी है इसको आंसर को, इस क्वेश्चन को अटेम्प्ट करने के लिए। अब वो है दिया है कि a gardener increased the area of his rectangular garden by increasing its length by 40% and decreasing its width by 20%। आप सपोज ये रेक्टेंगल है, अब ये सपोज ये x है ना, ये y है। अब x y नहीं मानेंगे, यहाँ पे l मान लो। लेंथ इक्वल टू l, ब्रेथ इक्वल टू b। अब एरिया का पता है फॉर्मूला हमें, एरिया इक्वल टू लेंथ इंटू ब्रेथ। तो मान लो कि 10 यूनिट्स है दोनों का दोनों, मतलब वैसे वो तो स्क्वायर हो जाएगा। पर अपने इजी के लिए, क्योंकि ये एक थ्योरेटिकल क्वेश्चन है जो कि इसका मतलब हमें पूरा डाटा ने दिया है, तो हम अपनी इजी के लिए अब मान लेते हैं कि 10 ही होगा। ठीक है, मान लो 10 × 10। ठीक है, स्क्वायर ने 10 × 10 मानो रेक्टेंगल ही होता है, तो वो क्या हो जाएगा 100 यूनिट्स। अब न्यू लेंथ बोला है कि 40% इंक्रीज हो गई लेंथ में, तो 10 प्लस 40% ऑफ 10 कितना होगा? तो 40%, 40/100 × 10 करोगे तो पाओगे 4। तो न्यू लेंथ इक्वल टू 14 हो जाएगा। अब न्यू ब्रेथ बोल रहा है कि जो विड्थ है उसको 20% हमने डिक्रीज कर दिया है। तो 10 में से 20% डिक्रीज करोगे तो 10 का 20% कितना होगा? 2। अब 10 में से 2 डिवाइड माइनस करोगे तो 8 आएगा। अब न्यू एरिया क्या होगा? एरिया इक्वल टू लेंथ इंटू ब्रेथ, लेंथ इंटू विथ, है ना। तो फिर न्यू एरिया इक्वल टू 14 × 8। अब इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो 112 पाएंगे। अब चेंज फाइंड करने बोल रहा है ना कि कितना इंक्रीज हुआ है डिक्रीज हुआ है। तब 112 फाइनल को इनिशियल से माइनस कर दो, तो 12 यूनिट्स, 12 यूनिट्स, क्योंकि 100 ही मानते हैं, है ना। इसको परसेंटेज में भी कैलकुलेट करोगे तो 12% इंक्रीज हो जाएगा। अब एक दूसरा भी मेथड है, ये काफ़ी सिंपल है। ये फॉर्मूला आता है नहीं आता है उससे कुछ लेना देना नहीं है। ठीक है, ये इसको बोलते हैं पीसीसी मेथड। अब इसमें क्या होता है कि आप इनिशियल वैल्यू लेते हो। अब बोला है 40% इंक्रीज कर दिया। अब इनिशियल वैल्यू मानो आपने 100 ले लिया, ठीक है। अब इसमें 40% इंक्रीज हो रहा है, तो 40% इंक्रीज होगा किसका? 100 का। 100 का 40% कितना होता है? +40। तो इसमें हम ऐड कर देंगे ना, 100 + 40, 140। अब डिक्रीजिंग इट्स वेट बाय 20%। अब ये वाले नंबर को 140 को हम 20% माइनस कर देंगे। अब 140 का 20% निकालो कितना होता है? तो 10% 14 होता है यदि 10 से डिवाइड कर दे तो, है ना। 20% कितना होगा? 28। अब इसको 140 में से 28 को माइनस कर दो, 112 आंसर। अब जो फाइनल वैल्यू है उसको हमें वापस 100 पे लेके जाना है पता करने के लिए, है ना। तो वापस ले जाने के लिए हमें कितना मतलब ज़रूरत पड़ेगा इसका? तो 100 माइनस, मतलब 112 माइनस 100। ठीक है, फाइनल माइनस इनिशियल करना, वरना पता चलेगा हैज़ इंक्रीज के बजाय हैज़ डिक्रीज करके हो गया ऑप्शन में। यहाँ पे तो दिया नहीं है इंक्रीज, बट ठीक है। तो फाइनल माइनस इनिशियल ही होता है। तो 112 माइनस 100, तो 12% प्लस में, तो यानी कि 12% इंक्रीज हुआ है। माइनस में रहता तो 12% डिक्रीज होता। तो ये दो मेथड्स हैं। अब नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा है, 6 बुक्स आर लेबल्ड एज ABCDEF। 6 बुक्स हैं वो लेबल की गई हैं ABCDEF। ठीक है, BCDEF जो है वो उनके ऊपर हरा कवर लगा है, बाकी पे येलो कवर लगा है। ABD जो है वो नई है, बाकी पुरानी है। फिर ABC जो है वो लॉ रिपोर्ट्स है, बाकी मेडिकल एक्सट्रैक्ट्स है। अब या तो इसको तुम अलग अलग लिखो 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 करके, या फिर एक टेबल बना लो सिंपल सा कि यहाँ पे जैसे कितने कैसे मतलब बुक की प्रॉपर्टीज क्या है और इधर कौन सी बुक है। ठीक है, अब यहाँ पे देखो ग्रीन येलो न्यू ओल्ड लॉ मेडिकल यही दिया है ना। यहाँ पे दिया है ग्रीन कवर, फिर येलो कवर, फिर ओल्ड, फिर न्यू, है ना। ये लॉ रिपोर्ट्स, ये मेडिकल एक्सट्रैक्ट्स। तो ये ऐसे लिख लो टेबल में। अब 6 लोग हैं तो इधर भी 6 मतलब बना लो। अब बोला है कि ग्रीन कवर्स ABCDF, और नंबर वाइज जाओ, मतलब ए के यहाँ पे मत लिख दो BCEF करके। तो ग्रीन में ई है, मतलब बी के ऊपर ग्रीन कवर है, दिया है BCEF के ऊपर ग्रीन कवर है, तो यहाँ पे बी मेंशन कर दिया, सी कर दिया, ई कर दिया, एफ कर दिया। फिर यहाँ पे बाकी कौन बचा? यहाँ पे कौन बचा? ए और डी। तो ए एन येलो, डी येलो। फिर यहाँ पे बोला है न्यू, ABDR न्यू, ABDR न्यू, है ना। फिर यहाँ पे बोला है ABCR लॉ रिपोर्ट्स, ABCR लॉ रिपोर्ट्स। यहाँ पे ओल्ड वॉल्यूम्स बोला है बाकी का, ABD न्यू है
तो बाकी बचा सी ई एफ, तो ये ओल्ड हो गया। अब ए बी सी लॉ रिपोर्ट्स है, तो ए बी सी लॉ रिपोर्ट्स। अब बाकी जो है वो मेडिकल एक्सट्रैक्ट्स है, बाकी बचे ए डी ई एफ, ये मेडिकल एक्सपोर्ट। अब पूछा है कि कौन सी वो दो बुकें हैं जो कि पुरानी भी हैं, मेडिकल की हैं और हरी कवर है। तो यानी कि हमें देखना है कि वो जो दो होने चाहिए बुक्स, वो ग्रीन में भी होने चाहिए। ग्रीन में है, लेकिन क्या ये ओल्ड में है? नहीं नहीं, बी सी, बी तो ओल्ड में ही नहीं है, तो ये तो नहीं होगा ना बी सी। ठीक है, मानो बी को नहीं लेंगे, सी को ही लेंगे सपोज। पर सी तो लॉ रिपोर्ट है, मेडिकल रिपोर्ट है नहीं, है ना। अब बची क्या? ग्रीन। तो ई एफ बची हैं। तो क्या ये ओल्ड है? हाँ, यहाँ पे ओल्ड में दिया है। तो क्या ये मेडिकल एक्सट्रैक्ट्स है? हाँ, यहाँ पे मेडिकल एक्सट्रैक्ट्स है। अब कॉमन एलिटी देख लो यहाँ पे, तो ई जो एफ है वो करेक्ट आंसर हो जाएगा हमारा। मूविंग ऑन टू नेक्स्ट क्वेश्चन। यहाँ पे दिया है एक स्ट्रेट लाइन सेगमेंट है ना, एक स्ट्रेट लाइन सेगमेंट है, उसको हम दोनों तरफ से मार्क करेंगे, पहले इधर से करेंगे फिर वापस इधर से करेंगे, है ना। एक तरीके से नहीं कर रहे हैं, दोनों तरीके से कर रहे हैं, मतलब यू आर गोइंग एंड यू आर कमिंग बैक। सो फॉर्मूला क्या दिया है यहाँ पे, मतलब स्टेप्स क्या दिया है? ये दिया है कि हर एंड से पहला जो एंड होगा वो 1 सेंटीमीटर पे होगा, यानी कि जीरो से सपोज स्टार्ट करा तो पहला 1 सेंटीमीटर पे होगा। फिर दूसरा जो होगा वो 2 सेंटीमीटर होगा फ्रॉम फर्स्ट पॉइंट, मतलब यहाँ से 2 सेंटीमीटर होगा। ठीक है, यहाँ से 2 सेंटीमीटर, इनिशियल से 2 सेंटीमीटर नहीं। फिर थर्ड पॉइंट होगा वो 3 सेंटीमीटर होगा, तो यहाँ से वो तीसरा सेंटीमीटर होगा। फिर नेक्स्ट वाला तो ऐसे होगा, तो फिर ये 14 सेंटीमीटर होगा, यहाँ पे 5वां सेंटीमीटर होगा, ऐसे करके। अब सेम हम यहाँ से भी अपनाएंगे, 36 सेंटीमीटर का है तो 36 से अपनाएंगे। तो ये बोला है कि अब बताओ कि सपोज एंड पॉइंट्स आर नॉट काउंटेड, यानी कि 0 और 36 को नहीं लिया जाएगा यहाँ पे अकाउंट में। फिर और जो कॉमन पॉइंट्स है, मतलब सपोज बीच में बार बार आ गए, रिपीट हो गए दो नंबर्स, उनको क्या करेंगे? एक ही लेंगे, है ना, काउंटेड एज वन, आ गए दो बार, उनको एक ही लिया जाएगा। तो टोटल नंबर ऑफ पॉइंट्स कितने होंगे? अब वापस टेबल बना लो, ये सबसे सिंपल होता है, थोड़ा लेंथी है पर सबसे सिंपल और शॉर्ट शॉर्ट है तरीका। तो पॉइंट्स वाल मार्किंग फ्रॉम द लेफ्ट, अब यहाँ से ऐसे जाओगे तो ऐसे मार्क करोगे ना, तो 1 सेंटीमीटर मार्क कर दिया। अब बोला था कि दो दूसरा वाला पॉइंटर कहाँ पे मार्क करेंगे, तो दूसरा वाला 1 से 2 सेंटीमीटर दूर यानी कि 3 सेंटीमीटर पे। तीसरा वाला 3 सेंटीमीटर दूर यानी कि 6 सेंटीमीटर पे। चौथा वाला 4 सेंटीमीटर दूर यानी कि 10 सेंटीमीटर पे। पांचवा जो है वो 5 सेंटीमीटर दूर यानी कि 15 पे। ऐसे करके हम मार्क करते जाएंगे, लास्ट तक 36 पहुंचेंगे। अब फिर राइट से वापस रिटर्न भी जाना है ना। तो फिर राइट पे कैसे मार्क करेंगे? अब ये टोटल हम गिने तो यहाँ पे 36 तक जाते जाते 8 पॉइंट्स हो गए। ठीक है, अब फिर वहां पे वापस, यहाँ से वापस जाएं तो पहला जो होगा वो 35 पे होगा। अब यहाँ पे लोग बोलेंगे 35 पे क्यों, है ना, वैलिड क्वेश्चन। क्योंकि यहाँ पे जब हमने मार्क किया था तो जीरो से मार्क नहीं किया था, जो पहला पॉइंट था वो 0 सेंटीमीटर पे नहीं था, 1 सेंटीमीटर पे था, राइट। ये 1 सेंटीमीटर फ्रॉम द एंड है, तो यानी कि ये 36 किया तो 36 पे नहीं होगा, 1 सेंटीमीटर फ्रॉम एंड होगा, तो 36 - 1, तो ये 35 हो गया। अब दूसरा जो है वो 35 - 2 तो 33, उसके बाद 30, फिर उसके बाद 26, फिर उसके बाद 21, फिर उसके बाद 15, फिर उसके बाद 8, है ना। तो यहाँ पे -5 करेंगे, यहाँ पे -6 करेंगे, यहाँ पे -7 करेंगे, फिर वहाँ पे -8 करेंगे तो जीरो पे ही पहुंच जाएंगे, है ना। अब बोला था यहाँ पे कि एंड आर नॉट काउंटेड काउंटेड, तो 36 तो नहीं काउंट होगा, जीरो पे काउंट नहीं होगा। अब यहाँ पे बोला है कि कॉमन पॉइंट्स आर काउंटेड एज वन, कॉमन कुछ दिख रहा है? हाँ दिख रहा है, 15 यहाँ पे है, 15 यहाँ पे भी है, 21 यहाँ पे है, 21 यहाँ पे है। मतलब समझ लो ना, यहाँ पे 15 है, यहाँ पे इधर से 15 है, यहाँ पे इधर से 15 है ना, यहाँ पे इधर से 21 है, यहाँ पे इधर से 21 है ना। तो इसको हम एक ही लेंगे, तो यानी कि ये 15 को, ये 15 और 15 को, ये जो 15 15 है वो एक लेंगे, और ये जो है वो एक लेंगे। तो यहाँ पे दो जो 4 पॉइंटर्स है ना उनको दो ही लेंगे। तो पहले से ही 8 और 8 पॉइंटर्स थे, उनमें से दो कट गए थे हमारे, तो बचे थे 14। अब 14 में से भी दो कट गए क्योंकि ये कॉमन दिया था, तो बचे कितने? 12। ठीक है, तो 12 इज द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन। If someone while selling two goats at the same time makes a profit of 10% on one goat and suffers a loss of 10% on the other, तो क्या होगा? Again
एक फॉर्मूला होता है एक्स प्लस वाई प्लस एक्स वाई अपॉन 100। अब एक्स वाई ये होता है कि सक्सेसिव जो भी है डिस्काउंट्स या फिर है ना गेन्स वगैरह प्रॉफिट, तो उसको यदि डिस्काउंट हुआ तो माइनस करो, गेन हुआ तो प्लस कर दो, है ना। तो इस गेन इसमें प्लस हुआ है तो यहाँ पे हम 10 करेंगे, है ना। मेक्स अ प्रॉफिट ऑफ 10% तो 10 करेंगे, एंड सफर्स अ लॉस ऑफ 10% तो -10 करेंगे। क्यों? क्योंकि 10% का लॉस हुआ है ना, तो -10 करेंगे। अब प्लस ही करना है हमें, लेकिन चूंकि ये 10 है और इंटू -10 है तो यहाँ पे माइनस लिख देंगे ना, प्लस माइनस माइनस हो जाएगा यहाँ पे। तो 10 इंटू 10/100 ये फॉर्मूला ही है। तो 10 अपॉन इंटू 10/100, 100/100 करेंगे तो 1 हो जाएगा, राइट। जीरो मत लिख देना कोई। और यहाँ पे 10 -10 कर देंगे तो यहाँ पे तो जीरो आ जाएगा, है ना। तो जीरो यहाँ पे माइनस लिखा था, ये पता है ना, माइनस लिखा था। तो ये हो जाएगा -1%, तो यानी कि -1% का लॉस उसको सफर करना पड़ा है। अब ये तो एक मेथड है, फॉर्मूला याद रखो, फॉर्मूले को है ना सॉल्व करो। उसमें जैसे मेंसुरेशन वाले में हमने एरिया का फॉर्मूला याद रखना पड़ा था, यहाँ पे हम डिस्काउंट्स एंड प्रॉफिट्स का फॉर्मूला याद रख रहे हैं, एक्स प्लस वाई प्लस एक्स वाई अपॉन 100। और दूसरा है पीसीसी मेथड। इसमें क्या है, 100 है इनिशियल वैल्यू, हमेशा इनिशियल वैल्यू को हम 100 ही लेते हैं, बिकॉज उससे आसानी पड़ती है हमें परसेंटेज निकालने में, है ना। कोई 50-50 मत लेना स्टार्ट करने। तो इसमें बोला है 10% का प्रॉफिट, तो +10%, +10% 100 का, किसका? 100 का। तो 10% ऑफ 100 इज +10, तो इसमें +10 ऐड कर दो तो 110 हो जाएगा। अब बोला है -10%, तो -10% करो, किसका? 100 का नहीं, ये इसका इमीडिएट वैल्यू का। तो -10% ऑफ 110 क्या होगा? 11 होगा, यानी कि -11 होगा। ठीक है। अब 110 में से 11 किया तो 99 होगा। अब क्या बोला था, इनिशियल वैल्यू में से फाइनल वैल्यू को माइनस करना है या फाइनल वैल्यू में से इनिशियल वैल्यू को माइनस करना है? तो हमेशा फाइनल वैल्यू माइनस इनिशियल वैल्यू होता है, तभी हमें पता चलेगा कि प्लस एंड माइनस में करेक्ट आंसर हम पा रहे हैं कि नहीं। तो यहाँ पे यदि हम फाइनल माइनस इनिशियल करें तो 99 माइनस 100 ये हो जाएगा -1, तो यानी कि 1%, -1%, सफा से लॉस ऑफ 1%। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, 24। आउट ऑफ अ टोटल 120 म्यूजिशियंस, तो एक म्यूजिशियंस है मतलब क्लब है, उसमें से 5% जो है वो गिटार वायलिन फ्लूट तीनों बजाते हैं, है ना। तो इनको तो मतलब ऐसे सेट बना ही दो, वेन डायग्राम। ठीक है। तो अब दिया है कि नंबर ऑफ म्यूजिशियंस हु कैन प्ले एनी टू एंड ओनली टू ऑफ द अबव इंस्ट्रूमेंट्स, मतलब गिटार वायलिन, ठीक है, वायलिन फ्लूट या फ्लूट गिटार, ये ऐसे जो लोग हैं ना वो टोटल वो 30 है। ठीक है, 30 है। नंबर ऑफ म्यूजिशियंस हु कैन प्ले गिटार अलोन इज 40। अब गिटार जो है वो 40 है, तो आप इसको डायग्राम ही बना लो सीधा कि जी जो है वो 40 है गिटार वाले। ठीक है। अब यहाँ पे दिया था कि 5% कैन प्ले ऑल द 3 इंस्ट्रूमेंट्स। अब 120 का 5% कितना होगा? 10% 12 होता है, 5% 6 होगा। अब 6 जो है वो तीनों है, तो यहाँ पे 6 में माइनस कर दो यहाँ पे अपने आसानी के लिए। ठीक है। ओनली टू एंड ओनली टू मान लो कि जो गिटार प्लस वायलिन है, या फिर को एक्स मान लो, वायलिन प्लस फ्लूट को वाई मान लो, और फ्लूट प्लस गिटार को जेड मान लो। अब यह जो दिया था कि जो तीनों मतलब दोनों जो हैं वो इंस्ट्रूमेंट्स को बजाने वाले तीनों ग्रुप्स जो हैं वो उनका जो समेशन है वो 30 है। ठीक है। तो टोटल क्या होता है? फॉर्मूला होता है टोटल माइनस जो गिटार बजाने वाले हैं, ठीक है, जो दो बजाते हैं ओनली एंड ओनली वाले, है ना, और जो तीनों ही बजाते हैं, तो उसको तो माइनस करोगे ना। तो कितना होगा? 120 माइनस 76, 40 प्लस 30 प्लस 6, 70 प्लस 6, 76, तो ये हो जाएगा 44। तो 44 आंसर दिख रहा है, हाँ बी में आंसर है, तो करेक्ट। ठीक है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव ऑन करते हैं, क्वेश्चन नंबर 25। तो यहाँ पे दिया है कि 6 पत्ते हैं सपोज, 6 आइडेंटिकल कार्ड्स, कोई चेंज नहीं है, एक साइड 1 मार्क किया हुआ है, दूसरे साइड 2 मार्क किया हुआ है, और ऐसे सबको प्लेस किया गया है कि सबसे ऊपर जो है वो 1 ही है। अब एक ट्राई में दिया है कि एक बार यदि 6 का 6 हम करेंगे, मतलब पत्ते ऐसे बांटेंगे, तो 1 आएगा ऊपर। ठीक है। थोड़ा भी कम नहीं, मतलब 2 3 1 नहीं, थोड़ा भी ज़्यादा नहीं, मतलब 5 6 नहीं,
4 और 4 ही आएगा, मतलब एक बार में पत्ते पट लेंगे, है ना। एक एक बार में 4 ही पत्ते पे एक आ सकते हैं, ठीक है। तो इन वन ट्राई एग्जैक्टली 4 कार्ड्स आर टर्न्ड अपसाइड डाउन, मतलब एक ही बार में पलटा जा सकता है 4 को, मतलब रिवर्स हो जाएगा पोजीशन, 2 रहेगा तो 1, 1 रहेगा तो 2। अब यहाँ पे दिया है कि कितने कम प्रयासों में जो सारे के सारे कार्ड्स हैं वो ऊपर 2 लिख के आएंगे। तो सिंपल है कि 1 1 1 1 सपोज मान लो ऐसे दिया हुआ है, 1 1 ऐसे, मतलब तुम इसको कर भी सकते हो ऐसे, वैसे कुछ है नहीं कार्ड्स का। तो 1 1 1 1 कर लिया। अब बोला है कि 4 कार्ड टर्न हो जाएंगे, तो 4 कार्ड्स क्या होंगे, 2 2 2 2 से होंगे, बाकी जो होंगे वो 1 1 होंगे। अब दूसरे वाले में बोला है कि तो 2 कार्ड्स टर्न होंगे और 2 वाइव वाले चेंज होंगे। अब यहाँ पे पूछ सकता है कोई भी कि अरे पर यहाँ पे 2 वाले भी तो चेंज कर सकते हैं ना। नहीं, क्योंकि यहाँ पे दिया हुआ है लीस्ट नंबर ऑफ ट्राइज, तो यानी कि 1 जो है उनको इंश्योर करना है ज़्यादा से ज़्यादा कि 1 को ही टर्न करना पड़े, 2 को हमें टर्न ना करना पड़े। तो इसके लिए हम जो 1 बचे ना सबसे पहले उनको टर्न करेंगे, तो 2 टर्न किया, फिर वे 2 बच गया, तो 2 को भी टर्न कर देंगे तो 1 1 1 हो जाएगा। अब थर्ड टर्म में रिमेनिंग जो कार्ड्स हैं ये 1 1 1 1 4 बार में हो जाते हैं ना, एक बार में 4 दिखाते हैं, तो 1 1 1 1 ये भी 2 हो जाएंगे। तो कितना, पहला टर्न में तो ये आया था, दूसरे टर्न में ये आया, तीसरे टर्न में ये आया। ये जो इसका रीज़न दिया हुआ है कि क्यों हम पहले वाले को ही टर्न कर रहे हैं, दूसरे वाले को टर्न नहीं कर रहे हैं यदि हमारे पास चांस है तो। ठीक है, तो 3 ट्राई में होगा तो आंसर 3 विल बी द करेक्ट आंसर। मूविंग ऑन टू नेक्स्ट क्वेश्चन। अब यहाँ पे दिया है हिमालयन इकोसिस्टम का दिया हुआ है कि हाईली वल्नरेबल है। क्यों हाईली वल्नरेबल है, ठीक है। तो अकॉर्डिंग टू द पैसेज एडवर्स इम्पैक्ट ऑफ क्लाइमेट चेंज ऑन इकोसिस्टम कैन बी, तो क्या एडवर्स इम्पैक्ट हो सकता है ना। तो यहाँ पे दिया है जैसे कि परमानेंट डिसअपियरेंस ऑफ सम ऑफ इट्स फ्लोरा एंड फौना। अब यहाँ पे पढ़ोगे कि मे एडवर्सली इम्पैक्ट हिमालयन इकोसिस्टम थ्रू, है ना, डाउन साइड ड्वेलर्स, अब ये फौना में आते हैं, है ना। यहाँ पे वल्नरेबल टू क्लाइमेट चेंज, लॉस ऑफ जेनेटिक रिसोर्सेज, ये फ्लोरा में आते हैं। स्पीसीज एंड हैबिटेट्स फौना में आते हैं। कोकैमिनेटली या डिक्रीज इन इकोसिस्टम सर्विसेज, यानी कि फ्लोरा फौना दो बोथ, तो ये तो करेक्ट हो जाएगा। तो सम बोला है, ठीक है, तो कुछ तो होंगे ही ना, कि इंक्लूड्स पॉसिबल, पॉसिबल में तो कुछ तो होंगे ना, मतलब एक आध तो हो ही जाएंगे। सपोज 1000 है बायो फ्लोरा एंड फौना, तो उसमें से एक भी तो कम होगा ना परमानेंट के लिए, तो परमानेंट डिसअपियरेंस तो होगा। फिर बोला है परमानेंट डिसअपियरेंस ऑफ इकोसिस्टम इटसेल्फ। अब ये तो नहीं बोला है, यहाँ पे बोला है पॉसिबल लॉस ऑफ, मतलब एक आध कुछ लॉस हो सकता है, 10 15 लॉस हो सकता है, 100 1000 नहीं होगा। तो इसके लिए हमारा ये सेकंड वाला ऑप्शन गलत होगा। आंसर इज 1 ओनली। फिर 27th, अब यहाँ पे दिया है कि विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स बेस्ट implies द नीड फॉर टू शिफ्ट टुवर्ड्स कंटेम्परेरी कंजर्वेशन अप्रोच। अब यहाँ पे यदि हम पूरे पैसेज को पढ़ें तो कंटेम्परेरी कंजर्वेशन अप्रोच को सिर्फ यहीं पे मेंशन किया हुआ है लास्ट वाले पैरा में, कंजर्वेशन अप्रोच। अब इसको यदि हम पढ़ें तो पाएंगे कि एडजस्टमेंट टू क्लाइमेट चेंज कैन प्रोसीड विदाउट बीइंग रेस्ट्रिक्टिव, यानी कि बिना किसी रिस्ट्रिक्शन के उनको अपने ही तरीके से चेंज करने देना चाहिए, अडॉप्ट करने देना चाहिए। तो ये हमारा आंसर सही हो जाएगा। एक्सप्लॉयटेशन ऑफ नेचुरल रिसोर्सेज कॉजिंग स्ट्रेस ऑफ ऑन द इकोसिस्टम, वो तो है, पर कंटेम्पररी कंजर्वेशन अप्रोच का मतलब क्या है यहाँ पे, तो ये जो दिया हुआ है ये वही आंसर यहाँ पे होगा डायरेक्ट। अब यहाँ पे है 29th, व्हाट इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट मैसेज कन्वेड बाय द पैसेज। अब पैसेज के द्वारा सबसे जो मोस्ट इंपॉर्टेंट पैसेज है, पूरा पढ़ोगे तो पाओगे कि ये कंजर्वेशन एफर्ट्स बायोजियोग्राफिक रेंजेस पे एम्फेसाइज किए जाने चाहिए, उन पे ज़्यादा ध्यान देना चाहिए बायोजियोग्राफिक रेंजेस पे, ना कि कुछ पर्टिकुलर स्पीसीज या कुछ पर्टिकुलर हैबिटेट्स पे, ठीक है, सॉरी। तो यहाँ पे जैसे दिया है कॉन्सेप्ट एडवोकेट्स ए शिफ्ट फ्रॉम species habitat focus to an inclusive focus on expanding the biodiversity range, biogeographic range, ठीक है। तो ये हमारा सही जवाब हो जाएगा। एंडेमिज्म इज अ कैरेक्टरिस्टिक फीचर ऑफ हिमालयन रीजन, नहीं ये नहीं दिया हुआ है यहाँ पे।
क्लाइमेट चेंज एंड एडवर्स इम्पैक्ट ऑन हिमालयन इकोसिस्टम दिया है, एडवर्स तो है, पर क्या ये मोस्ट इंपॉर्टेंट पैसेज है, मैसेज है पैसेज का? नहीं। विदाउट हिमालयन इकोसिस्टम द लाइफ ऑफ कम्युनिटीज ऑफ प्लांट्स एंड डाउनवर्ड्स विल हैव नो सस्टेनेंस। नो सेंटेंस तो नहीं है, मतलब मर नहीं जाएंगे ऐसे, मतलब ठीक है, थोड़ा मतलब लॉस होगा, काफ़ी लॉस हो सकता है ना, डेथ्स हो सकती हैं, या फिर उनके लाइवलीहुड्स स्नैच हो सकते हैं, गवर्नमेंट्स को आना पड़ सकता है ना, इन्फोर्समेंट एजेंसीज को, स्टेट को हेल्प करने आना पड़ सकता है, हो सकता है कुछ वहाँ पे डिजास्टर कुछ आ जाए तो मैनेजमेंट करना पड़ सकता है, पर नो सेंटेंस मतलब उनका गुजारा नहीं होगा ऐसा तो नहीं है, मतलब एक आध, सपोज हम हनी बीज को प्लांट कर रहे हैं, राइट, तो सपोज हमने ऐसा कुछ कर दिया, मतलब वहाँ पे कुछ एलियन इन्वेजिव स्पीसीज आ गई कि हनी बीज डिस्ट्रॉय हो गई, तो हमारे पास बाकी चीज़ें तो बचेंगी, यही मतलब है इसका। ठीक है, तो नो सेंटेंस जो दे दिया ना कि उसके बिना गुजारा ही नहीं हो सकता, तो नहीं होगा, मतलब ये काफ़ी मतलब रेडिकल एक तरीके से एक्सट्रीम स्टेटमेंट दे दिया है, तो ये गलत हो जाएगा। फिर 29th, विद रेफरेंस टू द पैसेज, पैसेज के हिसाब से कौन से हम एजम्पशंस मतलब बना सकते हैं अपने आप से, मतलब सोच सकते हैं, अच्छा अच्छा ये पढ़ के हमें लगता है कि अरे नहीं नहीं ये भी होगा। टू मेंटेन नेचुरल इकोसिस्टम एक्सप्लॉयटेशन ऑफ नेचुरल रिसोर्सेज शुड बी कम्प्लीटली, अब कम्प्लीटली तो नहीं दिया हुआ है, कहीं पे भी कम्प्लीटली नहीं दिया हुआ है ना, बचाना है, कंजर्वेशन अप्रोच लेके चलना है, कम्प्लीटली नहीं करना है, अवॉइडेड, नॉट ओनली एंथ्रोपोजेनिक बट ऑल्सो नेचुरल इको रीजन्स कैन एडवर्सली इफेक्ट इकोसिस्टम्स। अब ये देख लो, मैं एडवर्सली इम्पैक्ट कैसे, टेम्परेचर, अल्टर्ड प्रेसिपिटेशन पैटर्न्स, एपिसोड्स ऑफ ड्रॉट्स एंड बायोटिक्स इन्फ्लुएंस। अब ये क्या है, नॉन एंथ्रोपोजेनिक है, राइट, नेचुरल है ना, ठीक है, तो एंथ्रोपोजेनिक ह्यूमंस तो हम ही हैं, ठीक है, नेचुरल रीजंस भी है, टेम्परेचर, प्रेशर एंड ऑल के लिए, जो कि इकोसिस्टम को खराब कर सकता है, एडवर्सली इम्पैक्ट कर सकता है, तो टू विल बी द करेक्ट आंसर। लॉस ऑफ एंडेमिक डाइवर्सिटी लीड्स टू द एक्सटिंक्शन ऑफ इकोसिस्टम्स। अब एक्सटिंक्शन तो काफ़ी मतलब ये एक्सट्रीम पे चला गया, कुछ ये दिया होता ना कि सम लॉस ऑफ एंडेमिक डाइवर्सिटी, सम लॉस, है ना, तो वो एक मॉडरेट सन बनाना चाहिए था, तो वो करेक्ट हो जाता, अदरवाइज बी विल बी द करेक्ट आंसर एज पर द यूपीएससी। मूविंग ऑन टू नेक्स्ट क्वेश्चन, ये भी अगेन पैसेज है, पूरे पैसेज को पढ़ लो, उसके बाद पता करो, तो यहाँ पे पाओगे कि अंडर द ग्लोबलाइजेशन गवर्नमेंट इंटरवेंशन आर व्यूड एज अ प्रोसेस लीडिंग टू, गवर्नमेंट जो इंटरवेन करती है वो उसको क्या मतलब देखा जाता है उसको, तो यहाँ पे देखेंगे कि government interventions as processes that create distortions and bring in inefficiency, तो यही तो दिया है, डायरेक्ट डिक्टो, स्टेटमेंट वन, ए वाला ऑप्शन। फिर अकॉर्डिंग टू द पैसेज द बेसिक फिलोसफी ऑफ ग्लोबलाइजेशन, पैसेज के हिसाब से जो ग्लोबलाइजेशन का बेसिक जो फिलोसफी है वो क्या है, तो पूरे पैसेज को पढ़ने के बाद पता चलेगा कि डायरेक्ट ये भी दिया हुआ है, देख लो, बेसिक फिलोसफी अब पढ़ लो। अंडरलाइंग ग्लोबलाइजेशन emphasizes absolute freedom, तो absolute freedom to markets to determine prices and production of and distribution patterns, कहाँ पे दिया है determine prices production distribution, यहाँ पे दिया है, राइट, determine prices production and employment distribution patterns में ही आ गया ना, employment and all, distribution patterns में सब आ जाएंगे, रिटेलर्स है ना, होलसेलर्स, तो एम्प्लॉयमेंट जनरेट होगा, जैसा फ्लिपकार्ट एंड ऑल जो करते हैं, अमेजोन, स्नैपडील, मीशो वीसो जो भी है ना। अब नेक्स्ट क्वेश्चन, अब इनमें से कौन सा ऐसा फैक्टर है जो कि ग्लोबलाइजेशन को इंश्योर करने के लिए नेसेसरी है, अनिवार्य है, प्राइवेटाइजेशन ऑफ पब्लिक इंटरप्राइजेस, तो यहाँ पे देखें कि पब्लिक enterprises have to be privatized, should be privatized, नॉट ऐसे पॉसिबिलिटी नहीं बताया कि कर दो, है ना, यहाँ पे हैव टू बी प्राइवेटाइज्ड, तो इसके लिए मतलब इंश्योरिंग करने के लिए इसको जरूरी हो जाता है। फिर एक्सपेंशनरी पॉलिसी ऑफ पब्लिक एक्सपेंडिचर, अब ये तो कहीं नहीं दिया हुआ है, एक्सपेंशनरी है ना, पॉलिसी ऑफ पब्लिक एक्सपेंडिचर, वो तो हमें रोकना है ना, यहाँ पे जैसे देखो एक्सपेंडिचर शुड बी केप्ट टू द मिनिमम, ये तो अपोजिट दे दिया, एक्सपेंशनरी नहीं, है ना, तो ये तो गलत हो जाएगा ऑप्शन,
तो दूसरा सपोज हमने इधर भी गलत कर दिया, दूसरा दूसरा तो गलत गया। फ्री प्ले ऑफ मार्केट फोर्सेस टू डिटरमाइन वेजेस एंड एम्प्लॉयमेंट। अब ये क्या दिया है, एम्प्लॉयमेंट एंड वेजेस शुड बी गवर्न बाय फ्री प्ले ऑफ मार्केट फोर्सेस, तो ये भी हमारा सही हो गया। प्राइवेटाइजेशन ऑफ सोशल सर्विसेज लाइक एजुकेशन एंड हेल्थ, एजुकेशन एंड हेल्थ को ही प्राइवेटाइज कर दो ग्लोबलाइजेशन के लिए, ग्लोबलाइजेशन का विचार यही है। ठीक है, अब यहाँ पे दिया है हैव टू बी ओपन टू द पब्लिक सेक्टर। अब ये नीचे इसमें अटैच कर दिया है एजुकेशन एंड हेल्थ, सोशल सर्विसेज लाइक एजुकेशन एंड हेल्थ, तो ये भी करेक्ट हो जाएगा। तो 1, 3 एंड 4 विल बी द करेक्ट आंसर, है ना। तो अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। अकॉर्डिंग टू द पैसेज इन द प्रोसेस ऑफ ग्लोबलाइजेशन द स्टेट शुड हैव, अब अगेन यहाँ पे दिया है द ओवरऑल फिलोसफी ऑफ रिडक्शन इन द रोल ऑफ स्टेट। तो ग्लोबलाइजेशन की बात चल रही थी ना पूरे पैसेज में, तो रिडक्शन तो यानी कि रिड्यूसिंग रोल, तो जो कि सही जवाब हो जाएगा। मूविंग ऑन टू नेक्स्ट क्वेश्चन। तो अब ये पैराग्राफ दिया हुआ है, उसके ऊपर 4 क्वेश्चन दिए हुए हैं, हम डायरेक्ट क्वेश्चन पे जाते हैं। यहाँ पे दिया है कि इन विच ईयर द एवरेज प्रॉफिट ऑफ ए एंड बी इज सेम, ए एंड बी का प्रॉफिट सेम है। अब देख लो ए एंड बी सेम ही पॉइंट पे रहने चाहिए, है ना। सेम पॉइंट पे ना ही रहे तो एक आध मतलब ऊपर नीचे चलेगा, पर सेम पे रहे तो बहुत अच्छा। अब यहाँ पे हम पाते हैं कि यहाँ पे है, यहाँ पे है, नहीं नहीं यहाँ पे सबसे ऊपर जा रहा है। अभी यहीं पे जो है वो इंटरसेक्ट कर रहा है, ये ऐसे जा रहा है और ये ऐसे जा रहा है, तो यानी कि ये वाला कौन सा है, 1996, है ना। ये यहाँ पे सॉल्यूशन आपके लिए किया, तो 1996 विल बी द करेक्ट आंसर। व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन एवरेज प्रॉफिट ऑफ बी एंड ए इन द ईयर 1998। अब 1998 ईयर का देख लो, बी एंड ए कहाँ पे है, बी कहाँ पे, बी तो 4 पे ही जा रहा है, वो यहाँ से स्टार्ट हो रहा है बी 1995 से, और वो 1998 तक वहीं पे अटका हुआ है 4 पे। अब ए का क्या है, ए ऊपर जा रहा है, ऊपर गया फिर नीचे भी आ गया। अब ये किसके नीचे आया, ये अबाउट अबाउट 3.5 दिख रहा है आपको, 3.5, 3.6, 3.4, मतलब यही है ना, उसके ऊपर तो नहीं है, 3.4 के आसपास, 3.5 के आसपास। तो हम इसको माइनस कर देंगे, 4 माइनस 3.4, है ना, ये 1000 में है, तो चाहिए तो 4000 माइनस 3.300, 3400 भी कर सकते हो, तो 600 आंसर आएगा, या फिर, है ना। तो 3.5 या 3.4, तो प्रॉफिट का 4 है, तो रिक्वायर्ड डिफरेंस हो जाएगा 500 और 600। अब दिया कौन सा है, तो 600 दिया है, तो ये हमारा सही आंसर हो जाएगा। वैसे ये जूम इन जूम आउट करके भी नहीं दिखता, मतलब पास में आके, पर हमें इतना तो पता है ना 3.5 के आसपास है, ज़्यादा ऊपर नहीं है, 3.5 के आसपास ही है। तो यहाँ पे यदि 400 भी कर लेते, है ना, तो 300 तो नहीं जाते ना, 400, क्योंकि 400 एक्सट्रीम था, इधर 600 एक्सट्रीम था, है ना। तो ये हमारा आंसर हो जाएगा, सी विल बी द करेक्ट आंसर। हाउ मच मोर एवरेज प्रॉफिट डिड ए मेक इन द ईयर 2000 देन इन द ईयर 1999। अब ए का प्रॉफिट 2000 ईयर में 1999 से कितना ज़्यादा था। अब देखो यहाँ पे 1999 में कितना था, 4 था, राइट। ये बी का ही साथ पकड़ लिया इसने, तो ये 4 था, एंड ये कितना था, ये 6 है, तो 6 माइनस 4, 6000 माइनस 4 कितना हो जाएगा, 2000 हो जाएगा, ये आंसर है। अब व्हाट इज द ट्रेंड ऑफ एवरेज प्रॉफिट ऑफ बी फ्रॉम द ईयर 1997 टू 2000। अब 1997 से बी का क्या है, बी का 1997 से 2000 तक क्या है। अब ये देखो इंक्रीज तो हो रहा है ना, इंक्रीज हो रहा है। अब यहाँ पे दिया है कि नॉन इंक्रीजिंग, नॉन इंक्रीजिंग मतलब क्या, डिक्रीजिंग, ठीक है, मतलब ऐसे वाला ग्राफ बनेगा। नॉन डिक्रीजिंग मतलब इंक्रीजिंग, ऐसा वाला ग्राफ बनेगा। स्टडी स्टडी मतलब थोड़ा बड़ा ऐसे 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 ऐसे, ऐसे है ना। मतलब सपोज 1000 है, तो 1001, 1002, 1003, 997, 996, 1000, 1000, 1000, 103, 1003, ऐसे मतलब जा रहा है। एंड ये स्टडी हो गया। फ्लक्चुएटिंग मतलब क्या, 1000 है तो 900 पे आ गया, फिर 1000, 1200 पे गया, फिर वापस 900 पे आया, फिर वापस 200 पे, 1200 पे गया, वापस 10,000 पे आया। मतलब ये फ्लक्चुएट हो रहा है, ऊपर नीचे ऊपर नीचे ऊपर नीचे ऐसे जा रहा है। तो ये तो नहीं है। यहाँ पे क्या था, यहाँ पे जैसे था नॉन इंक्रीजिंग, ठीक है, नॉन डिक्रीजिंग यानी कि increasing। फिर मूविंग ऑन टू नेक्स्ट सेट ऑफ क्वेश्चंस। यहाँ पे दिया है कि फॉलोइंग टेबल जो है वो
दो दो बच्चों के अलग अलग मार्क्स बताता है, कितने में से मैक्सिमम मार्क्स भी दिए हुए हैं, मार्क्स भी दिए हुए हैं। अब उसका क्या करना है कि वो परसेंटेज निकालना है, मीन एग्रीगेट। अब मीन एग्रीगेट करने के लिए काफ़ी लोग क्या करेंगे, 60 का परसेंटेज ये ऐसे हॉरिजॉन्टल निकालेंगे। अब मीन एग्रीगेट ही पूछे ना, तो मीन मतलब टोटल, तो इसका टोटल कर लो, फिर इसका टोटल कर लो और उसका परसेंटेज निकाल लो, फिर इसका टोटल कर लो, इसका टोटल कर लो, परसेंटेज निकाल लो। तो इसका टोटल किया तो 210 आता है, इसका टोटल किया तो 350 आता है। ऐड कर लो मैनुअल एडिंग से। तो 210 अपॉन 350 विच इज इक्वल टू 21/35। अब इसको हम क्या करेंगे कि डिवाइड कर देंगे, है ना, 5 से। तो 5 से करके डिवाइड करेंगे, तो 5 को यदि 100 से डिवाइड करेंगे तो 20 आएगा, 5 को 35 से डिवाइड करेंगे तो 7 आ जाएगा। 21/7 इंटू 20। अब 21/7 तो सबको पता है कि 3 आता है, तो 3 इंटू 2 6, और 0 है 60, तो 60%। वैसे ही अब इसको हम एडिशन करेंगे तो पाएंगे 225, 225 अपॉन 374, 375, तो 225 अपॉन 375। अब इसको हम 5 से डिवाइड कर दो, ठीक है, तो आ जाएगा 45/75। अब इसको वापस से तुम डिवाइड कर दो 5 से, तो ये वापस आ जाएगा 9/15। अब वापस से इसको 3 से डिवाइड कर सकते हैं, तो 3/5 आ जाएगा। अब 3/5 का 100 से मल्टीप्लाई करोगे तो 5 को 100 से डिवाइड कर दोगे तो 20 आ जाएगा। 3 इंटू 20 इक्वल टू अगेन 6। तो बचा क्या, ये भी 60 है, ये भी 60 है। तो मेन डिफरेंस क्या हुआ, ज़ीरो, है ना, 60 - 60 ज़ीरो। तो कुछ है नहीं इसका। अब ये फिगर दिया हुआ है, बोल रहा है कि इसमें से कौन सा जो फिगर है ये वाले में, ये जो ऑप्शन दिए हैं इनमें से कौन सा फिगर का काट के मतलब एक पर्टिकुलर पीस इधर नमूना मतलब बनाया गया है ना, मतलब कौन से फिगर से इस सैंपल को लिया गया है। ठीक है, अब हम इसको बनाते हैं, तो इसको देखो यहाँ पे मैंने बना हुआ है, इस पे हम ऐसे ही सिर्फ बना सकते हैं, है ना। और इसको तो मतलब बन ही नहीं सकता, ये तो मतलब आप सीधा सीधा एलिमिनेट कर सकते हो कि नहीं नहीं ये तो ऑप्शन हो ही नहीं सकता हमारा। ठीक है, फिर अब नेक्स्ट, अब देखो यहाँ पे यदि हम इसको करें तो यहाँ पे ऐसे हो रहा है ना, देखो, अब ऐसे जाएं, ऐसे जाएं, ऐसे जाएं, ये तो हो रहा है, तो सी हमारा सही जवाब हो जाएगा। लेकिन यदि हम यहाँ पे अपने मतलब शांति के लिए भी जाएं, अपने सेटिस्फेक्शन के लिए, तो हम ऐसा थोड़ी दिया है कुछ, है ना, ऐसे दिया है, तो ये तो नहीं है कुछ, बट नीचे का ही पार्ट बन रहा है, तो हैंस सी विल बी द करेक्ट आंसर। मूविंग ऑन टू नेक्स्ट क्वेश्चन एंड फाइनल क्वेश्चन ऑफ द डे। तो यहाँ पे दिया है कि मैट्रिक्स में, मतलब यहाँ पे नेक्स्ट लास्ट नहीं दिया है, यहाँ पे सेकंड लास्ट दिया है मैट्रिक्स में, इसका फिगर कौन सा फिट होगा यहाँ पे। अब यदि हम इसको देखें पूरे, है ना, तो ये ऊपर है, ये भी ऊपर है ना, तो सबसे पहले इसका राइट रिवर्स हुआ, ये देखो, है ना, उसके बाद राइट रिवर्स होगा, अब इसका ही रिवर्स कर दिया, तो राइट वाला वापस ऊपर हो गया और लेफ्ट वाला राइट नीचे हो गया, है ना। सेम यहाँ पे भी, अभी इसको ऊपर किया है एंड इसको ये साइड है, ठीक है। अब यहाँ पे क्या हुआ कि ये वाला तो है पर राइट वाला जो है ना वो रिवर्स हो गया। अब क्या होगा, वापस इसका टोटल रिवर्स होगा, तो ये वाला जो होगा वो नीचे आ जाएगा, है ना, और ये वाला जो है वो इस साइड जाएगा, जैसे कि इसमें गया हुआ है। सेम यहाँ पे भी ऊपर गया, नीचे आया। अब इसको राइट वाले को ही हम ऊपर लेके जाएंगे, राइट, ठीक है। इसको तो हम लेफ्ट वाले को पहले नहीं कर रहे हैं, पहले राइट वाले को ही कर रहे हैं, उसके ऊपर रिवर्स कर रहे हैं। इसको यदि हम ऊपर लेके गए तो एक सिर्फ और सिर्फ यही आंसर बनता है हमारा। दूसरा बात कर सकते हैं कि हमें पहले ही ट्रिक पता चल गई कि यार इसको इसको रिवर्स है, ये इसका रिवर्स है, ये इसका रिवर्स है, तो इसको ही हम रिवर्स कर सकते हैं, है ना, तो ये हमारा दोनों ही ऊपर हो जाएगा, है ना, ऐसे। तो ये हमारा बी वाला जो है वो सही हो गया। तो डेट्स इट गाइस। फिर नेक्स्ट वीडियो में हम डिस्कस करेंगे क्वेश्चन नंबर 41 से 480 तक। सो स्टे ट्यून।